हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यून क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम CHSL 2020 में आए हुए सभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 36 सेट्स आए थे, जिनमें से हर सेट में 2 क्वेश्चन थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 72 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में के आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और ये 72 क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे गए, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये भी आपके सामने टेबल है। मैं पूरा यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड किया है, जैसे एडजेक्टिव से एक ही क्वेश्चन आया है और 10 से 13 क्वेश्चन आए हैं। 13 क्वेश्चन 10 से आए हैं, नो एरर के 12, प्रेपोजिशन 7, सब्जेक्ट वर्ब 6 और कंडीशनल सेंटेंस के 5। यानी ये पांचों मेजर टॉपिक हैं, ठीक है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी सभी पार्ट से भी एक एक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैरेलल कंस्ट्रक्शन, जो बेचारे बच्चे को पता ही नहीं है, ये वो बच्चा समझता है कि मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो बच्चे पैरेलल कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन पैरेलल कंस्ट्रक्शन के पूछे गए हैं। मैंने स्पॉटिंग एरर की क्लास ली थी 500 क्वेश्चंस की, वहां पर भी मैंने बताया था कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, इन सभी जगह पैरेलल कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आते हैं। पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरह यूज किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसकी पूरी PDF मैंने न्यून क्लासेस ऐप पे दे रखी है, वो आप जरूर डाउनलोड करें और जरूर पढ़ें, ठीक है। बाकी ये सारे टॉपिक्स देखो, क्वेश्चन टैग, डिटरमिनर, कंजक्शन, एडजेक्टिव, इन सभी से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। आपका एक रिवीजन हो जाएगा पूरी ग्रामर का इन 72 क्वेश्चंस में। क्लियर? हाँ, ये 1 वर्ड की क्लास जो पहले पिछले वीक आई थी, ये क्लास आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। इसमें मैंने 300 वर्ड्स को रूट वर्ड्स के साथ में, ओरिजिन के साथ में डिस्कस किया है। ये आपके बहुत काम आने वाली है। आपने देख लिया है तो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है, देख रहे हैं तो लाइक करने में क्यों कंजूसी, लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, क्योंकि वहां से क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है मुझे भी कि बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, तो और ज्यादा वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अच्छा सा कॉमेंट भी लिखें, ठीक है। हाँ, अवतार बैच की बात करें तो जो स्टूडेंट बेसिक से एडवांस लेवल पर वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना चाहते हैं, वो अवतार बैच जरूर ज्वाइन करें। क्लियर है? ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। CHSL 2020 में आए हुए सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। Question number 1. Supriya as well as her friends have gone off a trekking expedition. इस सेंटेंस में देखो स्टूडेंट, कनेक्टिव्स यूज हुआ है एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू। इस तरह के जब भी कनेक्टिव्स यूज होते हैं, ठीक है, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, ये वाले जो कनेक्टिव जब भी किसी सेंटेंस में यूज होते हैं और 2 वर्ड्स को, 2 सब्जेक्ट को, 2 नाउन्स को ये जोड़ते हैं, उस केस में वर्ब जो है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे यहाँ देखो, सुप्रिया क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और कैसा नाउन है, सिंगुलर है, तो वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज। जब भी इन कनेक्टिव से 2 सब्जेक्ट को हम जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। क्लियर है ये चीज? तो सुप्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज गोन ऑफ नहीं आएगा, गो ऑन होगा। यहाँ पर गो ऑन एन एक्सपेडिशन, प्लान ले सकते हैं, जैसे देखो गो ऑन, प्लान हो सकता है, खोज या एक्सपेडिशन को प्लान करना, लीड करना, ठीक है, इस तरह से यूज होगा, प्लान, गो, लीड। और एक्सपेडिशन की बात करें तो एक्सपेडिशन क्या होता है स्टूडेंट, कोई एक खोज यात्रा, कोई एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी, ठीक है, ऑर्गेनाइज जर्नी जो किसी पर्पस के लिए की जाती है, जो किसी चीज जो नहीं है उसको खोज करने के लिए की जाती है, ठीक है, उसके लिए क्या आता है, एक्सपेडिशन। क्लियर? रूट वर्ड में देखें तो एक्स का मतलब हो जाता है आउट और PED पैड का मतलब होता है फुट।
यानी कि जिसके लिए हम अपने पैर बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। पैर बाहर निकालने का मतलब कि हम कहीं जा रहे हैं, हम अपने पाँव बाहर निकाल रहे हैं, खोज यात्रा है, राइट। एक्सपीडिशन क्या हो जाएगा, खोज यात्रा, क्लियर। और अगर हम जर्नी की बात करें तो जर्नी के लिए और भी वर्ड्स आते हैं, जैसे जोंट है, एक्सकर्जन है, ठीक है। पर ये जो जर्नी होती है ये प्लेजर के लिए एज ए ट्रिप होती है कि हम एज ए ट्रिप कहीं घूमने जा रहे हैं। पर एक्सपेडिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज जर्नी होती है जो किसी उद्देश्य के लिए, किसी चीज़ की खोज के लिए की जाती है, जो पहले देखी हुई नहीं है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी वर्ड्स को अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, रैदर देन, इंक्लूडिंग, बिसाइड्स, लाइक एंड नॉट, इनसे जोड़ा जाएगा तो वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ देखो, माई सिस्टर अलोंग विद हर हस्बैंड, तो यहाँ अलोंग विद के पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर, और कैसा है, सिंगुलर। तो वर्ब क्या आई, इंजॉयज, वर्ब भी क्या आई है, सिंगुलर। द फर्स्ट ऑथर, द फर्स्ट ऑथर एज वेल एज द लास्ट टू ऑथर्स, तो लास्ट टू ऑथर्स क्या है स्टूडेंट, प्लूरल है, लेकिन किससे कनेक्टेड है, एज वेल एज से। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट ऑथर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑथर है सिंगुलर, देन वर्ब ऑल्सो भी सिंगुलर, वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। सेम इधर देखो, मिल्क बिसाइड्स बटर, क्या आया, इज। 4 क्वेश्चंस इन एडिशन टू द फर्स्ट, तो अकॉर्डिंग टू द 4 क्वेश्चंस क्या वर्ब आई है स्टूडेंट, प्लूरल। तो इन कनेक्टिव्स में हमेशा ध्यान रखना है कि जब एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। इन केसेस में वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्लियर। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है ये 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5, इन पांचों क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। Excitement as well as nervousness is R. The politician along with the newsman is R. The Roman Empire like subsequent empires was were. यहाँ subsequent empires हैं, ठीक है। He rather than his victims क्या आएगा, You as well as your brother is R क्या आएगा। ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है ताकि अभी जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा वो आप कितना सीख पाए हैं, आप कितना सही कर पा रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द हाउस हैज़ बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच देयर, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले हाउस की नीलामी हो चुकी थी, क्लियर। हाउस नीलाम हो चुका था। यहां देखो ये सेंटेंस केस बनता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट विद पास्ट सिंपल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, पास्ट परफेक्ट विद पास्ट सिंपल, और इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहां देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ये आप ग्राफ देखो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट को, ये है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर, ठीक है। यहाँ है मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, MOS, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। पास्ट की कोई भी घटना, ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट, ठीक है। कोई घटना जब पास्ट में होती है तो उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब कोई घटना पास्ट के भी पास्ट में होती है, यानी कि यहाँ पर होती है, ठीक है, 2 इवेंट हुए, 2 घटनाएं हुई, एक घटना यहाँ, इसको हमने रिप्रेजेंट किया पास्ट सिंपल, लेकिन जो पास्ट सिंपल का भी पास्ट है, ठीक है, पास्ट सिंपल का पास्ट है, उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। इट मीन्स जब पास्ट में 2 घटनाएं होती हैं तो उनमें से जो पुरानी घटना है, जो पहले हो चुकी है, उसके लिए यूज होता है पास्ट परफेक्ट, और जो नई घटना है जो प्रेजेंट के पास है उसके लिए यूज होता है पास्ट सिंपल,
क्लियर। जैसे ये सेंटेंस बोलना चाह रहा है, एक एक्शन हुआ हम वहां पहुंचे और एक एक्शन हुआ कि घर नीलाम हो गया था, ठीक है। तो एक दो एक्शन है, एक नीलामी का, एक पहुंचने का। कौन सा एक्शन पुराना है? नीलाम हो जाने वाला एक्शन पुराना है और हम बाद में पहुंचे, राइट। तो बाद वाला एक्शन किस में आया? पास्ट सिंपल, जो आपको गिवन है, बिफोर वी रीच्ड देयर, राइट। बिफोर वी रीच देयर, ये क्या हो गया? पास्ट सिंपल। और नीलाम हो चुका था, ये किस में चला गया? पास्ट परफेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आया? आपने ऐसे सेंटेंसेस पढ़े हो सकते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो पेशेंट का मरना, डॉक्टर का आना, दो एक्शन हुए। पहले पेशेंट मर गया, बाद में डॉक्टर आया, राइट। तो बाद में डॉक्टर आया, वो किस में लिया हमने? पास्ट सिंपल। पेशेंट पहले मर चुका था, वो किस में आ गया? पास्ट परफेक्ट। क्लियर। तो जब भी पास्ट में दो घटनाएं होंगी तो जो पुरानी घटना है, जो ओल्डर एक्शन है, वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो न्यूअर एक्शन है वो किस में आएगा? पास्ट सिंपल में। क्लियर। अब यहां पर हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की क्या फॉर्म होती है स्टूडेंट? पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है? पास्ट परफेक्ट की तीन स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग, एक्टिव और पैसिव। हेल्पिंग में होता है हैड बीन, जब अवस्था बताई जाए। एक्टिव में हैड प्लस वर्ब थर्ड, और पैसिव में आता है हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड। क्लियर। हाउस अपने आप थोड़ी ऑक्शन होगा, हाउस की नीलामी की जाती है, यानी कि हाउस डूअर नहीं हो सकता। हाउस क्या, जब डूअर होता है तब कौन सी फॉर्म आती है? एक्टिव। जब रिसीवर होता है कौन सी फॉर्म आएगी? पैसिव। तो यहाँ हाउस क्या है? पैसिव सब्जेक्ट है। हाउस क्या है? पैसिव सब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या यूज होगा? हैड बीन ऑक्शन, यानी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड। क्लियर। जब सब्जेक्ट एक्शन को करता नहीं है, एक्शन को रिसीव करता है, तब वो कैसा सब्जेक्ट बन जाता है? पैसिव। और जब सब्जेक्ट खुद एक्शन को करता है तब वो क्या बनता है? एक्टिव। क्लियर। और जब वो कोई एक्शन नहीं करता है, सिर्फ अवस्था बताता है, तब वो क्या बनता है? हेल्पिंग। क्लियर है स्टूडेंट? अब ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था 29 जनवरी को, मेंस का जो पेपर हुआ था सीजीएल मेंस, उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है। ये आप खुद करके बताएंगे मुझे इसमें क्या आंसर आएगा और क्या होगा वो आंसर, वो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है इसमें भी। अगर आप इसका रिप्लाई सही कर देते हो, इट मींस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। क्या? पास्ट परफेक्ट विद पास्ट सिंपल। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना ही है, मस्ट है आपके लिए। क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। माई हैंड्स वर ईगर, मेरे हाथ बहुत ही ईगर हो गए थे, एंशियस उत्सुक हो गए थे, फॉर टोर अप दैट ऑफुल लेटर, उस जो ऑफुल का मतलब है यहाँ वेरी बैड, ठीक है, बहुत ही बैड लेटर था, उसको तोड़ने के लिए मेरे हाथ बहुत ईगर हो गए थे, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ ईगर फॉर समथिंग होता है, किसी चीज के लिए बहुत ईगर हो जाना। लेकिन जब एक्शन की बात की, कुछ करने के लिए ईगर होना, कुछ करने के लिए ईगर होने के लिए सही स्ट्रक्चर होती है ईगर टू डू समथिंग। क्या स्ट्रक्चर होती है? ईगर टू डू समथिंग। क्लियर? तो यहां पर सही आंसर आएगा माई हैंड्स वर ईगर टू टेयर अप दैट ऑफुल लेटर। क्या आएगा? टेयर अप। ठीक है। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे वन वर्ड वाली वीडियो में हमने होमोफोन को डिस्कस किया था, BALE और BAIL, जो होमोफोन थे, जिनके साउंड सेम थे बट मीनिंग अलग थे, राइट। एक और फॉर्म होती है स्टूडेंट होमोग्राफ। होमोग्राफ क्या होते हैं? जब दो वर्ड्स लिखने में सेम होते हैं बट उनके मीनिंग और उनके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होते हैं। जैसे हम टेयर की बात करें, टेयर और टीयर। टीयर क्या होता है स्टूडेंट? आंसू। टेयर जो हम रिप बोलते हैं, फाड़ना। क्लियर? तो इनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, बट ये इनकी स्पेलिंग जो है वो सेम होती है, TEAR।
क्लियर। तो यहां पर आप इसको देखोगे रूट वर्ड से, तो होमो का मतलब क्या है, सेम, और ग्राफ का मतलब क्या होता है, टू राइट या टू रिप्रेजेंट। ठीक है, जो लिखने में सेम है, जो लिखने में सेम है बट मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग है। क्लियर, क्या बन जाएंगे, होमोग्राफ। आपके पास भी अगर होमोग्राफ का कोई भी एग्जाम्पल है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम ये दो वर्ड होमोग्राफ है, और आपको कंफ्यूजन है किसी वर्ड में कि मैम ये दो वर्ड होमोग्राफ है या होमोफोन है या क्या स्ट्रक्चर है ये, तो वो भी मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो जो भी आपको डाउट हो कि ये दो वर्ड होमोग्राफ है या होमोफोन है या पैरोनिम है, होमोनिम है, क्या है, वो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। आपका कोई भी डाउट हो ऐसा तो जरूर कॉमेंट करें। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं अपन। ईगर फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए ईगर होना, जैसे शी इज ईगर फॉर हर पेरेंट्स अप्रूवल। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के अप्रूवल के लिए क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा उत्सुक हो रही थी। नेक्स्ट, ईगर टू डू समथिंग, कुछ एक्शन करने की जब हम बात करें, एवरीवन इन द क्लास, कोई सब जो लोग हैं क्लास में, एवरीवन सीम हो रहे हैं, ईगर टू लर्न, लर्न करने के लिए, तो सभी लर्न करने के लिए क्या हो रहे थे, उत्सुक हो रहे थे। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, make a list of most the things you would like to do once this lockdown is over। लॉकडाउन के टाइम पे हमारी बहुत सारी लिस्ट बन गई थी, क्योंकि जो काम हम नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम ये काम करेंगे, तो हमने उन सभी चीज़ों की क्या बना ली, लिस्ट बना ली। तो यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी काम तुम करना चाहती हो जैसे ये लॉकडाउन ओवर हो, उन सभी चीज़ों की तुम्हें लिस्ट बनानी है। तो मोस्ट द थिंग्स नहीं होगा, लिस्ट किसकी बनानी है, सभी की बनानी है। तो क्या आएगा यहाँ पर, ऑल द थिंग्स, जो भी चीजें, जो भी थिंग्स जो यू वुड लाइक टू डू, जो तुम करना चाहती हो जब ये लॉकडाउन ओवर हो जाए, जो भी चीज तुम्हें करनी है उन सभी की क्या बनानी है, लिस्ट। तो क्या आंसर आएगा, ऑल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू से। सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि जो तुम कहना चाहते हो, यू आर ट्राइंग टू से, जो तुम कहना चाह रहे हो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यानी तुम क्या कहना चाह रहे हो वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्लियर। तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता जो तुम कहना चाह रहे हो या क्या तुम कहना चाह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ड आएगा व्हाट। क्या बनेगा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू आर ट्राइंग टू से। ठीक है, मैं नहीं समझ सकता जो तुम कहना चाह रहे हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, seldom do we find so many birds nesting during this season। seldom, यहाँ देखो स्टूडेंट, seldom जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है उस सेंटेंस में इन्वर्जन फॉलो होता है। ये हमने जो 500 एरर्स वाली जो क्लास ली थी मैंने यूट्यूब पे, वहाँ पर भी बताया था कि जब भी शेल्डम जो है वो स्टार्टिंग में आएगा तो क्या फॉलो होगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट बाद में आता है और वर्ब क्या आती है, पहले। क्लियर। इन्वर्जन का मतलब ही ये है, देखो नॉर्मल क्या होता है सीक्वेंस, सबसे पहला सब्जेक्ट, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट्री, ये सीक्वेंस होता है किसी भी सेंटेंस का, राइट। लेकिन जब हमें वर्ब को पहले लेना पड़े, वर्ब पहले आए, सब्जेक्ट बाद में आए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। ठीक है, तो शेल्डम के केस में क्या अप्लाई होगा, इन्वर्जन। तो यहाँ ये अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा, डिड के साथ में कभी भी ये फाउंड सेकंड फॉर्म नहीं आती, डिड के साथ में क्या आती है, ऑलवेज वर्ब फर्स्ट। ठीक है, तीसरा इसमें देखो शेल्डम डज, तो डज नहीं आ सकता, वी सब्जेक्ट है तो वी के साथ में क्या आएगा, डू। ठीक है, वी के साथ क्या आएगा, डू। तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। शेल्डम डू वी फाइंड सो मैनी बर्ड्स नेस्टिंग ड्यूरिंग दिस सीजन। क्लियर। शेल्डम के केस में आपको क्या फॉलो करना है, इन्वर्जन, यानी शेल्डम के बाद में क्या आएगी, वर्ब, देन आएगा सब्जेक्ट। इन्वर्जन क्या है, क्या इन्वर्जन होता है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से वर्ड्स ये ऑर्डर फॉलो करते हैं, इसका पूरा मैंने पीडीएफ, इन्वर्जन की कंप्लीट पीडीएफ मैंने आपको नियॉन क्लासेस की ऐप पे दी हुई है। वहाँ से आप इस कंटेंट को देखें,
और पढ़ें, इम्प्रूव करें। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं एक बार इस कंटेंट को आपको ज़रूर देखना है। बहुत मेहनत से मैंने ये कंटेंट डिज़ाइन किया है। आप इसको पढ़ेंगे, आपका इन्वर्जन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है मैंने कि सेल्डम का मतलब क्या है, रेयरली। ठीक है, रेयरली जो ओकेजनली होता है कभी कभी, और जब सेल्डम को सेंटेंस के बिगनिंग में रखते हैं तो इन्वर्जन को यूज करते हैं। जैसे देखो, सेल्डम हैव आई सीन सच ब्यूटीफुल वर्क। सेल्डम के बाद क्या आया, हैव। क्लियर है स्टूडेंट? ये इतनी बड़ी पीडीएफ है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे A to Z। इसके बाद में आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन्वर्जन को लेके। और ये पीडीएफ हमारे नियॉन क्लासेस की ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगी इन्वर्जन के नाम से। जो मटेरियल फ्री है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए ताकि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप कंपेयर कर सकें कि किस लेवल का कंटेंट नियॉन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इट वॉज क्लाउडी इन द मॉर्निंग बट द सन इज शाइनिंग नाउ। सुबह बादल छाए हुए थे, क्लाउडी। ठीक है, तो सुबह क्या थे, बादल थे, लेकिन अब क्या है, सूरज चमक रहा है। तो सुबह के लिए क्या आया, पास्ट, और नाउ, नाउ किसके लिए आता है, प्रेजेंट के लिए। तो द सन इज शाइनिंग नाउ, लेकिन सूरज अभी चमक रहा है, बट किसको शो कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन को। क्लियर? तो ये वाला सेंटेंस पास्ट में जो बता रहा है कि मॉर्निंग में क्या थे, बादल थे, लेकिन अब क्या है, सूरज चमक रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस आया प्रेजेंट में, तो कोई एरर नहीं है, नो इंप्रूवमेंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8। Neither the parents nor the child were happy about the result. ना ही पेरेंट्स और ना ही बच्चा किस रिजल्ट से खुश थे। ठीक है, तो नीदर नोर के केस में वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आता है ये सब्जेक्ट ही यहाँ आने वाली वर्ब को डिसाइड करेगा। ये सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, सिंगुलर है, चाइल्ड, तो वर्ब भी आगे क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। तो वर की जगह क्या आएगा, वॉज, वर नहीं आएगा। ठीक है, अब वॉज में हमारे पास दो ऑप्शन है, वॉज हैप्पी विद या वॉज हैप्पी फॉर। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वॉज हैप्पी विद। फोर कब आता है, ऐसा नहीं है कि हैप्पी के साथ फोर नहीं आता, बिल्कुल आता है। जनरल सा सेंटेंस है, आई एम हैप्पी फॉर यू। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। तो जब भी हैप्पी के साथ में somebody, जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं, जब somebody की बात होती है तो हैप्पी के बाद में फोर आता है, हैप्पी फॉर somebody। क्लियर? और जब किसी थिंग की बात होती है तो क्या यूज करते हैं, विद, हैप्पी विद समथिंग। क्लियर? तो यहाँ पर फोर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कोई पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ हैप्पी अबाउट द रिजल्ट यानी हैप्पी विद द रिजल्ट आएगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मच डज इट कोस्ट, ठीक है, टू ट्रेवल्स फ्रॉम द एयरपोर्ट टू नोएडा। एयरपोर्ट से नोएडा जाने की कॉस्ट पूछी जा रही है। यहाँ आपको देखते ही आंसर समझ में आना चाहिए, टू के बाद में ट्रैवल्स नहीं आएगा, टू प्लस ट्रैवल, टू ट्रैवल आएगा, क्योंकि टू के साथ में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इन्फिनेटिव की बात होती है तो टू के साथ में क्या आती है, वर्ब फर्स्ट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैवल। बट हमने कोई वर्ड्स हमने देखे हैं जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद द व्यू टू। आप सोच रहे होंगे कि मैम उनके बाद तो जेरेंड आता है, अकस्टम्ड टू, ठीक है, विद द व्यू टू, यूज टू, इनके साथ में क्या यूज होता है, जेरेंड आता है। इन तीनों के बाद में क्या आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दैट इज जेरेंड। क्यों? क्योंकि इस केस में ये जो टू है ये इन्फिनेटिव की तरह नहीं, एज ए प्रपोजिशन यूज होता है, और प्रपोजिशन के बाद में क्या आएगा, जेरेंड आता है। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन या नाउन फ्रेज। तो जेरेंड भी क्या है, एक तरह का वर्बल नाउन है। क्लियर? ऐसे और कौन से वर्ड हैं जो टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। I wrote a novel for the last 2 years but it is not finished yet. मैं 2 साल से,
ठीक है, 2 साल से नोवेल लिख रहा था बट अभी तक ये फिनिश नहीं हुई है। मैं लिख रहा हूँ 2 साल से बट अभी भी ये फिनिश नहीं हुई है। यहाँ देखो सिंस और फोर, सिंस और फोर, सिंस आता है किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम, फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया है, फोर आया है, ठीक है। सिंस और फोर का यूज किसमें होता है स्टूडेंट, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मेनली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं बट सम टाइम परफेक्ट में भी यूज होते हैं। ये कौन सा है, पास्ट सिंपल, इसमें सिंस या फोर नहीं आएगा, किसी भी केस में नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंस फोर नहीं आएगा। राइट आंसर होगा डी, आई हैव बीन राइटिंग, हैव बीन राइटिंग कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है क्या, सिंस और फोर। क्लियर। इसमें एक कॉन्सेप्ट है मेरा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, इस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना है। सिंस व्हेन, अगर इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में पूछते, इसी सेंटेंस को, सिंस व्हेन हैव यू बीन, have you been, since when have you been writing a novel, since when, ठीक है ना, यही है ना, have you been writing a novel, ये इंटेरोगेटिव बन गया, since when have you been writing a novel। दूसरा how long, how long have you been writing a novel, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से, इन दोनों सेंटेंसेस में से, इन दोनों क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन सही होगा इस वाले सेंटेंस के लिए। अगर ये रिप्लाई है तो क्या पूछा जाएगा, सिंस व्हेन पूछा जाएगा या हाउ लॉन्ग पूछा जाएगा। अगर आप इन दोनों में से सही रिप्लाई कर देते हो, इट मीन्स आपका सिंस और फोर क्लियर है। अगर आप इसमें गलत रिप्लाई करते हो कि कौन सा क्वेश्चन सही है, इस वाले आंसर के अकॉर्डिंग, इस आंसर के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। वैसे तो दोनों बन सकते हैं बट इस आंसर के अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन सही है, अगर आप वो बता देते हो, इट मीन्स आपको सिंस और फोर में कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप गलत आंसर करते हो, इट मीन्स आपके सिंस और फोर क्लियर नहीं है, आपको और पढ़ने की जरूरत है। क्लियर, तो कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, माय नीस pick me up from the station if she gets short leave from her office। ये सेंटेंस है स्टूडेंट कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशनल सेंटेंस में ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स ओपन कंडीशन का। ओपन कंडीशन में क्या होता है, कंडीशनल पार्ट जो कंडीशनल वर्ड से जुड़ा हुआ है वो तो आता है स्टूडेंट किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। किसमें आएगा, प्रेजेंट सिंपल में। और जो रिजल्टेंट क्लोज है, जो मेन क्लोज है, मेन पार्ट है, वो आता है स्टूडेंट फ्यूचर सिंपल में या मॉडल सिंपल में भी समटाइम्स यूज होता है। क्लियर, क्या बनेगा, प्रेजेंट सिंपल विद फ्यूचर सिंपल। अब यहां देखो, इफ शी गेट शॉर्ट लीव, अगर उसको शॉर्ट लीव मिलती है तो ये वाला पार्ट किसमें आया है स्टूडेंट, प्रेजेंट सिंपल। इफ से जुड़ा हुआ पार्ट किसमें आया है, प्रेजेंट सिंपल। तो ये पार्ट किसमें आना चाहिए, फ्यूचर सिंपल, जबकि ये फ्यूचर सिंपल में नहीं आया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, विल हैव नहीं हो सकता, पिक्स नहीं हो सकता, राइट आंसर होगा डी, विल पिक मी अप। क्या बनेगा ये, फ्यूचर सिंपल। इस CHSL वाले पेपर में 2020 में कंडीशनल से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और स्पेशली ओपन कंडीशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, ओपन कंडीशन क्या होती है, प्रेजेंट सिंपल विद फ्यूचर सिंपल। समटाइम्स यहाँ पर मॉडल सिंपल यानी कैन और मे का भी यूज होता है। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में मेरी ऐप पे जो क्लासेस होती है वहाँ करवाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना समझना है कि ओपन कंडीशन क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कंडीशनल पार्ट आता है प्रेजेंट सिंपल, मेन पार्ट आता है फ्यूचर सिंपल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डरली स्टेट ऑफ दिस रूम।
इस रूम की ये जो डिसऑर्डर में है, अनटाइडी जो हो गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब कौन इसका रीजन है, मतलब किसको ब्लेम किया जाए इस चीज के लिए। ठीक है, तो जब भी ऐसी बात होती है तो उस केस में रिस्पॉन्सिबल के साथ में यूज होता है फॉर। क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग समथिंग। ये क्या है? किसी चीज का कारण होना। क्लियर? तो ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, यू हैव लॉक्ड द गेट, यू हैव लॉक्ड द गेट। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग में छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। क्या? जैसे यहाँ पर देखो, ये सबसे पहली चीज देखनी होती है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सबसे पहली चीज, सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। राइट? तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है। दूसरा, सेंटेंस का टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, और वर्ब के रूप में क्या यूज हुआ है? हैव यूज हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज हुई है? हैव। तो क्वेश्चन टैग भी किससे बनेगा? हैव से बनेगा। तो नेगेटिव होना चाहिए, हैव होना चाहिए। क्या आंसर आएगा? सी, हैवंट यू। ठीक है, यू हैव लॉक्ड द गेट, तुमने लॉक कर दिया था गेट, हैवंट यू क्या? नहीं किया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14th, clearing the entrance examination for university abroad was the biggest challenge of my life। ठीक है, यहाँ क्लियरिंग मतलब क्लियर करना। ठीक है, क्लियर करना, एग्जाम को क्लियर करना। ठीक है, वो मेरी जो यूनिवर्सिटी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी है उनके लिए एग्जाम को क्लियर करना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज था। तो सबसे बड़ा चैलेंज के लिए क्या यूज होगा स्टूडेंट? सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। कौन सी डिग्री यूज होती है? सुपरलेटिव। कंपैरिजन की तो कहीं बात ही नहीं हुई है ना। और बिग नहीं हो सकता क्योंकि ये उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस उसने फेस किए होंगे लाइफ में, बट उन सभी चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज वो बताना चाह रहा है। तो सब में से एक को बताना हो, सुपीरियर को बताना हो, तो क्या लेते हैं हम? सुपरलेटिव डिग्री लेते हैं। ठीक है, द टॉप मोस्ट को बताना हो तो क्या लेते हैं? सुपरलेटिव। बहुत सारे चैलेंजेस में से एक चैलेंज क्या था? ये। क्लियर? तो यहां पर स्टूडेंट कोई एरर नहीं होगी, नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15th, it is the responsibility of all of us to invest time and effort in verifying information and not follow victim to fake news। सेंटेंस बोल रहा है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम टाइम इन्वेस्ट करें, एफर्ट इन्वेस्ट करें किसमें? कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको वेरीफाई करने में, और हम क्या नहीं किसी फेक न्यूज़ के पीड़ित ना हो जाएं। मतलब किसी ने भी कोई फेक न्यूज़ फैला दी, कोई रूमर फैला दी और हम उससे परेशान हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि कोई कुछ भी बोल रहा है तो हम टाइम और एफर्ट लगाएं और इंफॉर्मेशन सही है या वेरीफाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ईडियम जो है, पहली चीज़, ये सेंटेंस किस में हो रहा है? चल रहा है प्रेजेंट में। किसमें है? प्रेजेंट में। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पैरेलल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन्वेस्ट करें टाइम और एफर्ट को कि वेरीफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन को, और ना बने, ठीक है, नॉट आ गया, ना बने क्या? फॉल विक्टिम। क्या ना बने? फॉल विक्टिम। सेंटेंस किस में चल रहा है? प्रेजेंट में। तो क्या बनेगा? एंड नॉट फॉल विक्टिम टू। फॉल विक्टिम टू, फॉल विक्टिम टू का मतलब होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना, बैडली तरीके से, किल्ड, इंजोर्ड, डैमेज, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए क्या होता है? फॉल विक्टिम टू, मतलब बलि का बकरा बन गया किसी चीज का, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैनी स्मॉल बिजनेसेस होगा, मैनी स्मॉल बिजनेसेस हैव फॉलन विक्टिम टू द रिसेशन। रिसेशन के क्या हो गए हैं? वो बलि के बकरे बन गए, मतलब रिसेशन से वो पीड़ित हो गए हैं। क्लियर? तो क्या ईडियम है? फॉल विक्टिम टू, फॉलन विक्टिम टू। हैव के साथ तो वर्ब थर्ड आती है, इसलिए क्या ले लिया? फॉलन। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी बात करें तो जैसे शी फेल विक्टिम टू द फ्लू, मतलब उसको फ्लू ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है, तो क्या बना? शी फेल विक्टिम टू द फ्लू।
क्लियर? तो किसी भी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना, हर्ट हो जाना, किल्ड हो जाना, डैमेज, डिस्ट्रॉय के लिए क्या आता है? फॉल विक्टिम टू समथिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Shitab has learned how to cook really well as he regularly watching YouTube videos. शितब क्या है, बहुत अच्छे से सीख गया है कि कैसे खाना बनाना है, हाउ टू कुक, क्योंकि वो रेगुलरली यूट्यूब वीडियोस देखता है। अब देखो स्टूडेंट, ये जो रेगुलरली, ऑलवेज, ओके, रेगुलरली, ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, इस तरह के ये जो एडवर्ब्स हैं, ये एडवर्ब्स जनरली यूज होती है प्रेजेंट सिंपल में। किस में यूज होती है? प्रेजेंट सिंपल में। मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ, ठीक है, मैं यूजुअली गाड़ी से जाता हूँ, हम यूजुअली गाड़ी से जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं जो क्या बताते हैं? रूटीन एक्शन को बताते हैं, आपकी एक्टिविटीज को बताते हैं। ही गोज टू टेम्पल डेली, वी यूजुअली गो बाय कार, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस किस में यूज होते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। किस में यूज होते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। तो यहां पर स्टूडेंट वॉचिंग नहीं होगा, ठीक है, और ही के अकॉर्डिंग वॉच नहीं आ सकता, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। तो यहां पर वर्ब भी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर। तो क्या आएगी? वॉचेस, ठीक है। फ्यूचर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रोजाना देखता है। सेंटेंस क्या बोलता है? कि वो रेगुलरली यूट्यूब वीडियोस देखता है, वो रेगुलरली पढ़ाई करता है, वो रेगुलरली स्कूल जाता है, वो रेगुलरली टेम्पल जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस किस में आते हैं? सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट 17। द किंग्स पैलेस वॉज हैविली गार्डेड ड्यूरिंग द राइट्स। राइट्स मतलब जो दंगे फसाद होती हैं, उस टाइम पे किंग के पैलेस को बहुत हैविली गार्ड किया गया था, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी सुरक्षा की गई थी, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट कोई एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। हैविली गार्डेड हो सकता है, ठीक है। हैविली गार्डेड एक कोलोकेशन है, हैविली गार्डेड, हैविली प्रोटेक्टेड और हैविली डिफेंडेड, इस तरह से यूज होता है, मतलब बहुत सारी सुरक्षा लगाई गई है उसकी बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आवर डिबेटिंग टीम इज सुपीरियर टू देयर्स। हमारी डिबेटिंग टीम उनकी डिबेटिंग टीम से सुपीरियर है, ठीक है। यहां पर देखो सुपीरियर, इंफीरियर, ये जो होते हैं ये लैटिन कंपैरेटिव होते हैं। ये मैंने स्पॉटिंग एरर की जो 500 क्वेश्चंस वाली वीडियो थी वहां पर भी बताया। लैटिन कंपैरेटिव जनरली OR इनका सफिक्स होता है। सुपीरियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, प्रायर, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, इनके साथ में कंपैरिजन के लिए टू यूज किया जाता है। देन का यूज नहीं करते हैं, हमेशा क्या लेते हैं? टू। ध्यान रखेंगे, देन नहीं आएगा कंपैरिजन के केस में। यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछना है आपसे कि एल्डर के साथ में क्या यूज होगा? एल्डर के साथ में टू आएगा या देन आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, या जो आएगा वो क्यों आएगा? आपको एल्डर के बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ सुपीरियर के साथ में टू आया है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ ये फ्रॉम दिया, ये हटा दो, ये देन दिया, ये हटा दो। सी में आया सुपीरियर टू देम। अगर हम सुपीरियर टू देम लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारी डिबेटिंग टीम उनसे सुपीरियर है, जबकि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हमारी डिबेटिंग टीम उनकी डिबेटिंग टीम से सुपीरियर है। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। देयर्स का मतलब क्या है? देयर टीम, उनकी टीम। उनकी टीम को पजेसिव प्रोनाउन के रूप में क्या लिखा गया है? देयर्स, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन आप समझते हैं ना? आई, मी, माई, माइन। द कार इज माइन। क्लियर? तो यहाँ देयर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। टीम, देयर्स का मतलब ही क्या है? देयर टीम। क्लियर? एल्डर का क्वेश्चन आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि एल्डर के साथ क्या आएगा और क्यों आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इट इज वाइज टू इंश्योर वंस होम ऑन फायर। ये समझदारी की बात है कि हम किसी के घर, वंस होम, कोई भी घर है, उसको फायर की
मतलब आग लग जाए तो हमें उसके इंश्योर करवा के रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आएगा स्टूडेंट ऑन की जगह अगेंस्ट, ठीक है। अगेंस्ट फायर, इंश्योर अगेंस्ट समथिंग होता है, क्या होता है, इंश्योर अगेंस्ट समथिंग, क्या यूज होता है, इंश्योर अगेंस्ट समथिंग, ठीक है। जैसे हम गाड़ी है हमारी, तो हम फायर, चोरी, उसके अगेंस्ट उसको इंश्योर करा के रखते हैं, तो क्या बोलते हैं, द कार इज इंश्योर्ड, द कार इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर एंड थेफ्ट, ठीक है। क्या बोला हमने, द कार इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर एंड थेफ्ट। तो इंश्योर के साथ में ध्यान रखेंगे, ऑन बाय ये नहीं आएगा, इंश्योर के साथ में क्या आएगा, अगेंस्ट, ठीक है। आग लग जाए तो आग लगने के अगेंस्ट हमारे पास इंश्योर होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट, अवतार बैच है, इस बैच में मैं इंग्लिश पूरा मेरे द्वारा कराया जाता है, राजा सर मैथ्स कराते हैं, मैं इंग्लिश कराती हूँ, पूरा कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, ऑनलाइन जो आपके रिकॉर्डेड भी क्लासेस देते हैं, लाइव क्लासेस भी होती हैं, पर्सनलाइज अटेंशन भी है, आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नो अदर प्लेस इन इंडिया गेट्स मच रेनफॉल एज मौसिनराम। इंडिया में जो मौसिनराम है वहाँ उसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जो इतनी ज़्यादा रेनफॉल जहाँ पर होती है, ठीक है। रेनफॉल का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो बारिश रहती है उसको क्या बोलते हैं, रेनफॉल, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट एज आया है, तो ये एज इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें मच के पहले भी एज लगाना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, एज मच रेनफॉल एज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किसकी, मौसिनराम की रेनफॉल को बाकी सभी जगह से, तो क्या आएगा, एज मच रेनफॉल एज मौसिनराम। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और रेनफॉल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए वैसे भी हम क्या यूज करते हैं, मच यूज करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वसीम अग्री टू शेयर हिज नोट्स। वसीम अग्री हो गया था अपने नोट्स को शेयर करने के लिए, किसके साथ, आरिफ के साथ। कंडीशन थी, ऑन कंडीशंस दैट, कंडीशन ये थी कि वो उसको रिटर्न कर देगा एक दिन में, ठीक है। अब यहाँ देखो ऑन कंडीशंस तो होगा नहीं और ही के साथ आर नहीं हो सकता, तो ये सेंटेंस तो गलत है। ही विल बी, विल किसको बोल रहा है, फ्यूचर को, फ्यूचर की भी बात नहीं हो रही है। सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, सेंटेंस पास्ट में है, ये प्रेजेंट है, ये भी नहीं हो सकता। मॉडल पास्ट हम लेंगे, ऑन द कंडीशन दैट ही वुड रिटर्न दैम इन अ डे। कंडीशन क्या थी, एक दिन में रिटर्न कर देगा, क्या बनेगा, ही वुड रिटर्न, ये पास्ट सिंपल और ये मॉडल पास्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर यू सिंस 2 hours। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, सिंस को यूज करते हैं किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 1990, सिंस 2000, सिंस 2020, ठीक है। अगर एक पॉइंट को ले लेते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम से बात करते हैं तो होता है सिंस। और जब हम टाइम को काउंट कर लेते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 साल, 5 साल, ठीक है, 2 महीने, 4 महीने, तो उसके लिए आता है स्टूडेंट 4, यानी पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए आएगा 4 और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है सिंस। अब यहाँ देखो टाइम को काउंट कर लिया गया है 2 घंटे, किसकी बात हो रही है, 2 घंटे की। हम तुम्हारे लिए 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, 2 घंटों से हम वेट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, सिंस की जगह 4। अगर यहाँ टाइम दिया होता, जैसे सपोज अभी 5 बजे हैं फॉर एग्जाम्पल, और वो 3 बजे से वेट कर रहा होता, तो बोल सकता था सिंस 3 PM, बिल्कुल सही था, एक पॉइंट ले लिया है ना 3 बजे से। लेकिन ये क्या बोल रहा है, 2 घंटों से, यानी कि टाइम पीरियड को, पीरियड बना दिया उसको 2 घंटे का। जब पीरियड हो जाएगा तब क्या आएगा, 4, क्लियर। तो 4 2 hours, क्लियर है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23,
देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड वेन एवर अ कस्टमर एंटर्ड। वहां पर डोर के ऊपर एक बेल थी जो जिंगल होता है ना, वो टन टन की आवाज करते हैं, ठीक है, जैसे कई लगा कर रखते हैं अपने गेट पे। तो जिंगल, जब भी कोई कस्टमर एंटर करता तब वो जिंगल करती। तो बिल्कुल सही है, इसमें ये सेंटेंस पास्ट में आ रहा है, ये भी पास्ट में है, तो ये भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। हु आ नहीं सकता, हु पर्सन के लिए आता है। और जब कभी भी सिचुएशन के लिए आया टाइम, जब कभी भी कोई एंटर करता, वेयर एवर नहीं आ सकता। दैट जिंगल तो वैसे नहीं हो सकता, ये डोर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, और पास्ट का है तो पास्ट आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल सही लिखा है, देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड वेन एवर अ कस्टमर एंटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कुणाल डिड नॉट एंटिसिपेट द नीड। कुणाल नीड को एक्सपेक्ट नहीं कर पाया, एंटिसिपेट नहीं कर पाया। सो ही डिड नॉट कैरीज हिज ओन वाटर बोतल। तो उसने अपनी वाटर बोतल कैरी नहीं की, इसलिए उसने अपनी वाटर बोतल कैरी नहीं की। वो समझ नहीं पाया, एक्सपेक्ट नहीं कर पाया कि पानी की ज़रूरत होगी, तो उसने अपनी वाटर बोतल कैरी नहीं की। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट, डिड, ये मैंने जो 500 क्वेश्चंस कराए थे वहाँ पर भी कराया है, आपने भी पढ़ा होगा, फिर से पढ़ लेना। डू डज डिड के साथ में ऑलवेज वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज डिड के साथ यहाँ आया है कैरीज, ये नहीं हो सकता। ठीक है, डू डज डिड के साथ क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कैरीड भी नहीं होगा। फिर ए में हम देखें, सो ही डज नॉट कैरी। ठीक है, सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, सेंटेंस पास्ट में है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल कंस्ट्रक्शन ये बाद वाला कंस्ट्रक्शन भी पास्ट में होगा। राइट आंसर क्या होगा, डी। सो ही डिड नॉट कैरी हिज ओन वाटर बॉटल। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। आई कैन नॉट हेल्प यू। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। इफ यू टेल मी योर प्रॉब्लम। अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगी तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट सा सेंटेंस बन रहा है। सेंटेंस को का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस बोल रहा है कि अगर, जब तक कि तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगी, अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा, है ना। अब देखो यहाँ पर इफ तो नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ आंसर आएगा अनलेस, अनलेस डोंट। अनलेस के साथ में नेगेटिव वर्ड आता नहीं है, अनटिल के साथ में भी नॉट नहीं आता है, ये दोनों गलत हो गए। राइट आंसर हो गया बी। अब इसको पढ़ के देखो, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, अनलेस यू टेल मी योर प्रॉब्लम, अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगी। अनलेस का मतलब क्या होता है, अगर नहीं, अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हेल्प कब कर सकता हूँ, जब तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगी। और ये वाला जो सेंटेंस है ये भी ओपन कंडीशन का ही सेंटेंस है। अनलेस क्या है, कंडीशनल वर्ड है। इससे आगे वाला सेंटेंस आया प्रेजेंट सिंपल, और मेन क्लोज आ रहा है मॉडल सिंपल। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि समटाइम्स जो मेन क्लोज में मॉडल सिंपल भी यूज होता है। मॉडल के भी अपने टेंस होते हैं। मॉडल ऐसा नहीं है मॉडल की टेंस नहीं होते, मॉडल के भी टेंस होते हैं। ये मैंने अच्छे से अपनी क्लासेस में करवाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। Fermented vegetables can be stored for about a year without going bad. फर्मेंटेड जो वेजिटेबल्स होते हैं, किन्वन जिसको बोलते हैं, उनको स्टोर किया जा सकता है। कैन बी स्टोर्ड क्या है, पैसिव। 1 साल तक बिना खराब हुए, वो बिना खराब हुए 1 साल तक उनको स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ विद गोइंग बैड तो इसका उल्टा ही मीनिंग दे रहा है। हम ये बोल रहे हैं बिना खराब हुए तो विदाउट होगा। टू गो बैड ये भी गलत मीनिंग दे रहा है। विदाउट गोइंग वर्स्ट, वर्स्ट तो क्या होगी स्टूडेंट, सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो यहाँ पर सुपरलेटिव की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, जनरल बात हो रही है कि बिना खराब हुए। ठीक है, बैड, वर्ड्स और वर्स्ट। ठीक है, तो वर्स्ट तो यहाँ पर किसी सब चीजों में से एक को खराब बताना चाहे तब वर्स्ट आता है, तो यहाँ वैसी बातें नहीं हो रही है, तो डी भी नहीं आएगा। राइट आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल सही है, विदाउट गोइंग बैड।
विदाउट के साथ में, विदाउट वैसे क्या है, प्रेपोजिशन है, समटाइम्स एडवर्ब के रूप में भी आता है, यहाँ प्रेपोजिशन है और विदाउट के बाद में जेरंड केस यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ये चीज़ मैंने 500 क्वेश्चन वाली जो क्लास है वहाँ पर भी करवाई थी और एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे, जैसे ही लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय, वो गुड बाय बोले बिना ही चला गया, ही लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय। ठीक है, यू कैन नॉट मेक ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग द एग्स, तुम एग्स को तोड़े बिना ऑमलेट नहीं बना सकते हो, तो विदाउट ब्रेकिंग द एग्स। तो विदाउट के बाद में जनरली क्या यूज होती है, जब हमें क्या यूज करना होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इट वॉज अ सेकेंड हैंड कार, ये सेकेंड हैंड कार थी, बट इट हैजंट बीन यूज मच, लेकिन इसको ज्यादा यूज में नहीं लिया गया था, इसको ज्यादा यूज में नहीं लिया गया था। तो सेंटेंस किस में जाएगा स्टूडेंट, पास्ट में जाएगा। ठीक है, पहले यूज में नहीं लिया गया था, किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो मैंने अभी अभी इसी क्लास में आपको करवाया, 3 स्ट्रक्चर होती है, हैड बीन, हैड प्लस वर्ब थर्ड, हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड। तो यहाँ उसको यूज में नहीं लिया गया था, तो ये कार कैसा सब्जेक्ट बना, पैसिव। तो पैसिव सब्जेक्ट है तो पैसिव फॉर्म ही यूज होगी, कौन सी, हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड। सो क्या आंसर आ जाएगा, सी, हैडंट बीन यूज्ड मच। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द मेडिसिन्स हैव अराइव्ड इजंट इट, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। सेंटेंस पॉजिटिव में होता है क्वेश्चन टैग में, तो आगे वाला क्वेश्चन टैग किस में बनता है, नेगेटिव में। ठीक है, ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव बनेगा, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब क्या आई हुई है, हैव, तो उसी ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन टैग बनाना है। तो हैव और नेगेटिव बनेगा, सबसे पहले हैवंट हो गया। और यहाँ मेडिसिन्स, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है क्वेश्चन टैग का, क्या कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन होता है, जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होता है, जब भी हम उसको आगे क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम उस नाउन को प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। उस नाउन को किस में चेंज कर देते हैं, प्रोनाउन में, अकॉर्डिंग टू द जेंडर और नंबर। ठीक है, तो मेडिसिन्स कैसा है, प्लूरल, मेडिसिन्स कैसा नाउन है, प्लूरल, तो हमें आगे वाला नाउन भी, आगे वाला प्रोनाउन भी प्लूरल लेंगे, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, दे, तो क्या बनेगा, हैवंट दे। क्लियर? कभी भी हम नाउन को क्वेश्चन टैग में यूज नहीं करेंगे, नाउन को क्या बनाते हैं, प्रोनाउन। क्लियर? तो द मेडिसिन्स हैव अराइव्ड, हैवंट दे, क्योंकि मेडिसिन्स क्या है, प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता तो इट ले लेते, बट ये प्लूरल है तो क्या आएगा, दे। राइट आंसर इज सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द ग्रीन शर्ट इज टू लूज फॉर मी टू वेयर। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहते हैं। लूज की अगर हम बात करें, लूज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म लॉस्ट होती है और थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट होती है। ठीक है, जनरली इसको वर्ब, ये वर्ब की फॉर्म है, वो फॉर्म तो वर्ब की ही होती है। हाँ, वर्ब है ये लूज, इसका मतलब होता है कोई चीज़ खो देना, जैसे हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई चीज़ खो गई है, उसके लिए क्या आता है, लूज। लॉस की बात करें, ये वाला लॉस ये नाउन होता है, जैसे आप पढ़ते हैं मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस मतलब नुकसान। ठीक है, और लूज, LOOS, लूज जो है, वैसे तो ये वर्ब और नाउन दोनों होता है, बट मेनली इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो होता है एडजेक्टिव। लूज, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक ड्रेस मुझे लूज हो गई है, मतलब नॉट टाइट, टाइट का अपोजिट होता है ये वाला लूज। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से कॉपी में आप लिख लेंगे तीनों को। ठीक है, LOSC वर्ब है, सेकंड फॉर्म लॉस्ट और लॉस्ट, खो जाना। ठीक है, LOOSE ये मेनली एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब है नॉट टाइट। LOOS जो क्या है, नाउन, जिसका मतलब क्या होता है, नुकसान। क्लियर? अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये शर्ट इतनी ज्यादा ढीली हो गई है मुझे कि मैं इसको नहीं पहन सकता।
ठीक है, तो क्या बनेगा, द ग्रीन शर्ट इज टू लूज, ये वाला एल लूज वाला LOOSE वाला, फॉर मी टू वेयर, क्लियर, टू लूज फॉर मी टू वेयर। अब आपको और अच्छे से समझने के लिए इसको देखो, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। आई एम लूजिंग वेट, I am losing weight, my clothes all feel loose, ठीक है। अब इसको समझो, इसमें मैंने दोनों का यूज किया, ये तो लूज LOSE की ING फॉर्म हो गई और ये एडजेक्टिव हो गया, है ना। अब इसको समझो, इसका क्या कहना चाह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा वेट लूज कर रहा हूं, मतलब वेट को खो रहा हूं, ठीक है, खो रहा है, वेट कम हो रहा है, वेट खो रहा है वो, और मेरे कपड़े क्या हो गए हैं, लूज हो गए हैं, लूज हो गए हैं क्योंकि मैं बहुत सारा वेट लूज कर रहा हूं, क्लियर। कोई चीज खो जाना के लिए क्या आता है, LOSE एज अ वर्ब। कोई चीज जब ढीली ढाली है, टाइट नहीं है, अपोजिट ऑफ टाइट क्या हो गया, लूज। और नुकसान के लिए क्या आएगा, LOOS, लॉस। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, एक और चीज, इस तरह से अगर आपको भी कोई सेंटेंस मिले जिसमें आप LOSE और LOOSE इन दोनों को एक साथ यूज करके अगर कोई सेंटेंस बना सकते हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट, My daughter could not find the words to say why she has been crying on a day when she should have been happy. मेरी डॉटर को वर्ड नहीं मिल सके ये टू से बोलने के लिए कि वो क्यों रो रही थी उस दिन जिस दिन उसको खुश होना चाहिए था, क्लियर। अब यहाँ पर देखो सेंटेंस माई डॉटर कुड नॉट फाइंड, किसमें है स्टूडेंट, पास्ट में, क्लियर। यहाँ पर ये बन गया हैज बीन क्राइंग, ये नहीं हो सकता, ठीक है। कैन बी क्राइंग, क्यों रो सक रही थी, तो ये भी कोई कैन बी क्राइंग, वाई शी कैन बी क्राइंग, तो रो सकने की तो बात ही नहीं हो रही है। इज बीइंग क्राइंग तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है कि इज के साथ में बीन प्लस वर्ब ING, ये कोई स्ट्रक्चर इंग्लिश ग्रामर में है ही नहीं। सो राइट आंसर इज वॉज क्राइंग अकॉर्डिंग टू द पास्ट, ठीक है। मेरी डॉटर के पास में वर्ड्स नहीं थे ये बताने के लिए कि वो क्यों रो रही थी उस दिन जिस दिन उसको क्या होना चाहिए था, खुश होना चाहिए था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट अ पैलेस होम। यहां देखो स्टूडेंट, एरर क्या है, ये वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये वर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। होम नाउन है, यहाँ पर हमें एडजेक्टिव चाहिए होम की विशेषता बताने के लिए कि कितना बढ़िया अच्छा होम है, ठीक है। तो एडजेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर मीनिंग की अगर हम देखें तो पुशी का मतलब होता है कोई जो किसी चीज़ के लिए पुश करता है। जैसे हम कई बार कपड़े खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, तो कई सेल्समैन ऐसे होते हैं जो हमें बार बार पुश करते रहते हैं कि ऐसे लो, ये ऐसे है, ऐसे है, तो उसके लिए पुशी सेल्समैन आता है, ठीक है। तो वो तो नहीं होगा, इसका कोई बात ही नहीं हो रही है। पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, पैलेटेबल क्या होता है, स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट होम भी नहीं हो सकता, पैलेस होम हो नहीं सकता, हमें एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, जबकि पैलेस तो क्या है, नाउन है, क्लियर। राइट आंसर होगा पैलेशियल। पैलेशियल का ओरिजिन पैलेटीन से है। रोम में जो घर था, एम्परर का जो घर होता था वो पैलेटीन हिल पे होता था, ठीक है, सबसे ऊपर घर होता था पैलेटीन हिल पे, जो वहाँ का एम्परर होता है। जनरली आप कहीं भी देखेंगे तो जो भी एम्परर होते हैं उनके घर ज़्यादातर हाइट पे ही बनाए जाते हैं, सबसे टॉप पे बनाए जाते हैं, तो वहाँ पैलेटीन से इस रूट से इसका ओरिजिन हुआ पैलेशियल, ठीक है। पैलेशियल का मतलब क्या हो गया, स्प्लेंडिड, मैग्निफिसेंट, शानदार, क्योंकि राजा का घर है, एम्परर का घर है, तो अपने आप में क्या होगा, बहुत ही शानदार होगा। और कोई भी हिल पे बना हुआ घर तो वैसे भी अच्छा होगा, और वो एम्परर के लिए बना है तो वो अपने आप में और शानदार होगा। तो कोई भी ऐसा रूम, कोई भी बिल्डिंग जो बहुत
अच्छी है, नाइस है, शानदार है, स्प्लेंडिड है, मैग्निफिशेंट है, उसके लिए क्या आता है? पैलेशियल। और पैलेशियल का जो यूज है ये एज एन एडजेक्टिव होता है, नाउन के पहले आता है। क्लियर? और ये आपका ये सीडीएस में और सीपीओ में आया हुआ भी है वोकैब में। यहाँ देखो, पैलेटियम का मतलब क्या है? पैलेस। पैलेशियम, पैलेशियल क्या हुआ? कोई रूम या बिल्डिंग जो बहुत लार्ज है, इंप्रेसिव है, एक पैलेस की तरह है, उसको क्या बोलते हैं? पैलेशियल। डिलक्स, इम्पोजिंग, मैग्निफिसेंट, ये सीडीएस में पूछा गया। एंटोनिम देखो, अनइम्प्रेसिव, क्रैम्प्ड या पुअर। पुअर आया है सीपीओ में। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और रूट वर्ड पे, आपकी वोकैब पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। रूट वर्ड से वर्ड्स को याद करना बहुत आसान है। आपने अगर मेरी वर्ड पावर की बुक पढ़ी है तो आप देखेंगे कि इजीली कितना इजी है 10 से 20,000 वर्ड्स याद करना, अगर आपके पास में रूट वर्ड्स की समझ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इफ ही डजंट रीच द स्टेशन इन टाइम, he would miss the train. If he doesn't reach the station in time, अगर वो स्टेशन टाइम पे नहीं पहुंचता तो वो ट्रेन मिस कर देगा। ठीक है, ये वाला कंडीशन अगेन क्या बनी है? ओपन कंडीशन। अभी हमने ओपन कंडीशन की। ये वाला सेंटेंस इफ से जुड़ा हुआ किस में आ रहा है? प्रेजेंट सिंपल में। किस में आया हुआ है? प्रेजेंट सिंपल में। तो आगे जो रिजल्टेंट क्लोज है ये किस में आना चाहिए? फ्यूचर सिंपल में। किस में आना चाहिए? फ्यूचर सिंपल। तो विल मिसिंग तो नहीं हो सकता, वुड श्योरली मिस नहीं हो, क्या होगा? विल श्योरली मिस। विल प्लस वर्ब फर्स्ट और ये एडवर्ब आई है विल और मिस के बीच में, क्या बनेगा? ही विल श्योरली मिस द ट्रेन। फ्यूचर सिंपल। ओपन कंडीशन क्या होती है? प्रेजेंट सिंपल विद फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल है डजंट रीच, फ्यूचर सिंपल बना विल श्योरली मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। आई प्रैक्टिस्ड फॉर द डिबेट दैट्स व्हाई आई एम लेट। मैं डिबेट के लिए प्रैक्टिस कर रही थी इसलिए मैं लेट हो गई, इसलिए मैं लेट हूँ। ठीक है, तो आई प्रैक्टिस वर्ड तो नहीं होगा, हैव प्रैक्टिस्ड नहीं होगा, एम प्रैक्टिसिंग तो अब कर रही है और लेट है, ये भी नहीं मीनिंग देगा। राइट आंसर है वॉज। सेंटेंस के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को समझना है। सेंटेंस क्या बोल रहा है कि मैं ये काम कर रहा था, इस वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, तो वही ये बोल रहा है आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर डिबेट। मैं डिबेट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए मैं लेट हो गया। सो राइट आंसर क्या बनेगा? वॉज प्रैक्टिसिंग। क्लियर है ना? और यहां से भी देखो ये जो एक्शन है, इस एक्शन का रिजल्टेंट एक्शन ये है। तो एक्शन जो पास्ट में हुआ उसका रिजल्ट प्रेजेंट में हुआ, कि पास्ट में प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए प्रेजेंट में लेट हो गया। नेक्स्ट 34। वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द एंथुजियाज्म। हम लोग बहुत इम्प्रेस थे जिस एंथुजियाज्म के साथ दैट शी वर्क फॉर। ठीक है, अब देखो सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल कंस्ट्रक्शन आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में आना चाहिए। तो ये इज है, ये प्रेजेंट में है, ये वर्क्स भी प्रेजेंट में है। राइट आंसर होगा बी। कैसे होगा? कैसे होगा? वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द एंथुजियाज्म। हम लोग उसके एंथुजियाज्म से खुश थे। दैट शी वर्कड विद, जिसके साथ वो काम कर रही थी। तो पास्ट का सेंटेंस है, ये सेंटेंस पास्ट में गिवन है तो आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में ही होगा। वो काम कर रही थी तभी तो हम उससे इम्प्रेस हुए, तो सेंटेंस जो है वो किस में आएगा? पास्ट में। नेक्स्ट 35। The roof is being held up over 2 stone pillars. रूफ जो है वो स्टोन पिलर्स पे रखी हुई थी, उसके सपोर्ट कौन कर रहा था? रूफ को सपोर्ट कौन कर रहा था? स्टोन पिलर कर रहे थे। तो सपोर्ट के लिए फ्रेज यूज होता है होल्ड अप, किसी चीज को सपोर्ट करना। ठीक है, किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए क्या आता है? होल्ड अप। इज बीइंग हेल्ड, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इज बीइंग हेल्ड, ये स्टूडेंट बनती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव में क्या आता है? इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड।
ठीक है, यानी एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होती है, इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी। तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि वो हेल्ड करी हुई, मतलब कॉन्टिन्यूस एक्शन नहीं हो सकता। रूफ को स्टोन पिलर्स पे रखा जाता है, वो कॉन्टिन्यूस एक्शन नहीं हो सकता, वो वन टाइम एक्शन है। क्या है वो, वन टाइम एक्शन है, इसलिए कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें अबव दिया हुआ है, जबकि अप आएगा यहाँ, इज होल्ड अप, इज होल्ड अप, यहाँ होल्ड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि पैसिव रूफ के ऊपर रखा गया है, रूफ को सपोर्ट किया गया है, तो ये सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, पैसिव है। और जबकि इज होल्ड तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इज प्लस वर्ब फर्स्ट, तो कोई स्ट्रक्चर इंग्लिश ग्रामर में नहीं है। राइट आंसर होगा बी, इज हेल्ड अप बाय, इज हेल्ड अप बाय 2 स्टोन पिलर्स। क्या बनेगा, इज हेल्ड अप बाय 2 स्टोन पिलर्स। इज हेल्ड कौन सी फॉर्म बनी है स्टूडेंट, इज हेल्ड वो फॉर्म बनी है प्रेजेंट सिंपल, कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल पैसिव। प्रेजेंट सिंपल पैसिव क्या होती है, इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड, तो इज प्लस वर्ब थर्ड। हेल्ड अप क्या हो गया, सपोर्ट करना। कई बार किसी रीजन से जब ट्रैफिक रुक जाता है, ठीक है, जैम हो जाता है, उस केस में भी होल्ड अप आता है, बट यहाँ पर होल्ड अप का मीनिंग क्या आया हुआ है, सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज शी कांट फाइंड हर मदर। चाइल्ड रो रहा है क्योंकि वो अपनी मदर को नहीं ढूंढ पाया। तो इस सेंटेंस में क्योंकि चाइल्ड के साथ वर्ड आएगा नहीं, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, India has identified a nose-based vaccine against COVID-19 that could be a game changer. ठीक है, इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है क्या, कोविड-19 के अगेंस्ट एक वैक्सीन। वैक्सीन कैसी, नोज बेस्ड वैक्सीन। तो रिलेटेड टू नोज के लिए स्टूडेंट आता है नेजल, कनेक्टेड टू नोज या रिलेटेड टू नोज के लिए क्या आता है, नेजल। राइट आंसर होगा नेजल वैक्सीन। ओरल जो है वो सुनने से रिलेटेड होता है, ओरल किसके लिए आता है, सुनने से। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, नेजल वैक्सीन। नेजल स्प्रे, अगर हम कोलोकेशन की बात करें तो नेजल स्प्रे हो सकता है, नेजल कंजेस्शन हो सकता है, नेजल पैसेज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से नेजल को यूज करते हैं। नेजल का मतलब रिलेटेड टू नोज, तो वैक्सीन कौन सी, नोज से रिलेटेड। क्लियर। नेक्स्ट, लावण्या वॉज हैप्पी टू सी दैट द ट्री दे हैड प्लांटेड द प्रीवियस ईयर। लावण्या ये देखकर खुश थी कि जो ट्री उसने लास्ट ईयर प्लांट किया था, प्रीवियस ईयर, वो क्या हो गया, हैज ग्रो क्वाइट टॉलर। तो उसने देखा तब वो ट्री क्या हो चुका था, टोल हो चुका था, तभी उसने देखा और वो खुश हुई। क्लियर। तो ये एक्शन किस में आएगा स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट में आएगा। ये एक्शन किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो हैज नहीं आएगा पहली चीज। फिर हम देखें तो टॉलर जो है, टॉलर किसको बताता है, कंपैरेटिव डिग्री को। तो कंपैरिजन हो नहीं रहा यहाँ पर। टॉलेस्ट तब यूज होता है जब बहुत सारों में से एक को टॉल बताया जाता है, तब हम सुपरलेटिव डिग्री लेते। तो ऐसा भी नहीं बात हो रही है। राइट आंसर होगा डी, हैड ग्रोन क्वाइट टॉलर, कि वो थोड़ा लंबा हो गया था। क्वाइट मतलब काफी लंबा हो गया था। जब उसने प्लांट किया, उसने देखा कि एक साल में मेरा ट्री जो है वो काफी लंबा हो गया है। तो उसको कोई कंपैरिजन नहीं है, ना कोई उसमें बहुत सारों में से एक को लंबा बताया जा रहा है। इसलिए नॉर्मल हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, और क्वाइट के साथ में पॉजिटिव डिग्री यूज होती है, तो क्या आएगा, क्वाइट टॉल। नेक्स्ट 39, if the box breaking the glass bottle will be shattered। अगर जो बॉक्स ब्रेक होता है तो जो बॉटल्स है वो क्या हो जाएंगी, शैटर्ड हो जाएंगी। ये सिंपल वही कंस्ट्रक्शन है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल, आगे फ्यूचर सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल ब्रेकिंग नहीं होगा। प्रेजेंट सिंपल देखो, बॉक्स है, वो कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बॉक्स ब्रोक है, ये पास्ट में चला गया, जबकि ओपन कंडीशन में
ओपन कंडीशन में कंडीशनल पार्ट किस में आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में। सो राइट आंसर क्या आएगा, ए, इफ द बॉक्स ब्रेक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल ऑफ मी फॉर अ चेंज ऑफ कैरियर। मेरे लिए करियर को चेंज करने के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ऑफ मी गलत है प्रपोजिशन, मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, इसके लिए आएगा ऑप्शन अवेलेबल टू मी। फ्रॉम मी भी नहीं आएगा, ओवर मी नहीं आएगा, ऑफ मी नहीं आएगा, क्या आएगा, अवेलेबल टू मी, अवेलेबल टू समवन, अवेलेबल टू एनीवन। ठीक है, तो अवेलेबल टू समबडी होगा। क्लियर। तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू मी, मेरे लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर अ चेंज ऑफ कैरियर, करियर को चेंज करने के मेरे पास में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, मैं इस बुक को खरीदना चाहता हूं, प्लीज गिव मी एनी मनी, मुझे कोई भी मनी, एनी मनी। राइट, देखो यहां पर एनी को रिप्लेस करेगा सम, प्लीज गिव मी सम मनी, क्योंकि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं ये, आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, मैं ये बुक खरीदना चाहता हूं, इसके लिए मुझे कुछ पैसे दो। एनी का यूज किस में होता है, मेनली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में जनरली हम क्या यूज करते हैं, एनी, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, सम। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जनरली क्या यूज होता है, सम। लेस मनी का कोई भाव ही नहीं है, लिटिल मनी तो ना के बराबर पैसा हो गया, तो बुक खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, सम मनी चाहिए। क्लियर। अब आपका लिए क्वेश्चन है, क्या सम को हमेशा अफर्मेटिव में ही यूज किया जाता है, क्या सम हमेशा अफर्मेटिव में ही यूज होता है, कब नहीं होता है, और नहीं होता है तो उसका क्या सेंटेंस बनेगा। या तो सम कभी भी अफर्मेटिव में यूज होगा ही नहीं, अगर होगा तो या तो सम कभी भी नेगेटिव में यूज नहीं होगा, हमेशा किस में होगा, अफर्मेटिव में। कभी अगर वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में यूज होता है तो उस केस में उसका क्या सेंटेंस बनता है। अगर ऐसा कोई सेंटेंस बनता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट फॉलो करेंगे आप हमें यूट्यूब पे, या जहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, फ्री स्टडी मटेरियल आपको ऐप पे मिल रहा है, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, यहाँ पर भी हम बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आपको फॉलो करना है नियॉन क्लासेस, मनीषा मैडम मेरा ये ट्विटर अकाउंट है, ये राजा सर का ट्विटर अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, large glasses magnified his eyes so that to give him the appearance of a wise owl। सेंटेंस बोल रहा है कि लार्ज ग्लासेस मतलब जो स्पेक्स है, लार्ज ग्लासेस उसकी आईज को मैग्नीफाई कर रहे थे, मतलब बड़ा दिखा रहे थे। मैग्ना का मतलब क्या होता है, लार्ज, किसी चीज को बड़ा दिखाना। तो बड़े ग्लासेस लगाकर वो उसकी आंखें क्या लग रही थी, वाइज लग रही थी। कैसे लग रही थी, जैसे कि उसको अपीयरेंस किसकी दे रही थी, एक वाइज, एक बुद्धिमान आउल की अपीयरेंस दे रही थी। क्लियर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सो एज टू गिव, यानी लार्ज आईज मैग्निफाइड हिज आईज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज आउल। क्लियर। अब देखो ये, इसको देख के पहचान गए होंगे आप कौन है, कमेंट करके बताएंगे कौन है ये बहुत ही वाइज पर्सन, कौन है, बिल गेट्स। ठीक है, तो बिल गेट्स की अगर हम बात करें तो देखो ये जो बड़े ग्लासेस लगाए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसको एक बुद्धिमान वाइज इंसान की अपीयरेंस दे रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट 43, small desert animals burrow underground across the days and come out only at night। burrow मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था burrow का मतलब क्या होता है, रैबिट का घर होता है जब ये नाउन होता है तब। ठीक है, रैबिट का होम हो गया, रैबिट का घर। burrow जो वर्ब होती है तो उसका मतलब खोदना भी होता है, डिग करना, और burrow का मतलब किसी चीज के अंडर होना भी होता है। जैसे
जो डेजर्ट एनिमल्स, अगर आपने कभी देखे हो, डेजर्ट फोक्स आपने देखी हो गाँव में, तो वो क्या करती है, जैसे एक बिल बना लेती है, उस मिट्टी के नीचे एक बिल बना लेती है और दिन भर उसके अंदर रहती है, और शाम को जब ठंडक होती है तब वो बाहर आती है। क्लियर? तो दिन के दरमियान, दिन के टाइम पे वो कहाँ रहते हैं, अंडरग्राउंड अपने बिल में छुपे रहते हैं। तो दिन के दरमियान के लिए सही वर्ड आएगा ड्यूरिंग द डे, दिन के दरमियान, ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के दरमियान। तो अक्रॉस द डे का मतलब होगी, अक्रॉस तो एक साइड से दूसरी साइड, एक पार्ट से दूसरी पार्ट जाने के लिए होता है, ये नहीं हो सकता। बिटवीन डेज, बिटवीन का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है यहाँ। विद इन द डेज, दिनों के बीच, दिनों के अंदर, दिनों के अंदर नहीं, ये बोलना क्या चाह रहा है, दिन के टाइम पे, दिन के दरमियान, दिन के दरमियान के लिए क्या आएगा, ड्यूरिंग द डे। क्लियर? रात के दरमियान होता तो ड्यूरिंग द नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड, मैंने गिरा दिया है, वन ऑफ माई ग्लव्स इन द कार। ग्लव्स क्या होते हैं स्टूडेंट, दो होते हैं, है ना, दो पीस होंगे ग्लव्स के, उनमें से एक, दो थे उनमें से एक, तो वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल आता है, वन ऑफ माई ग्लव्स। ठीक है, मेरे जो ग्लव्स थे उनमें से एक ग्लव जो है, एक ग्लव जो है मैंने गिरा दिया है। तो द ऑफ माई ग्लव्स नहीं होगा, एनी ऑफ माई ग्लव्स सही भाव नहीं दे रहा, एन का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर आगे नाउन ही नहीं आया है। कि जो गिवन है ये बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट, कि मैंने वन ऑफ माई ग्लव्स, एक ग्लव्स मेरा मैंने कार में गिरा दिया है। नेक्स्ट 45, द मिसक्रिएंट्स वर शिफ्टेड टू अनदर बिल्डिंग दैट सेम इवनिंग, उस सेम इवनिंग में मिसक्रिएंट्स को शिफ्ट कर दिया गया दूसरी बिल्डिंग में। मिसक्रिएंट को देखो, रूट वर्ड से समझे, मिसक्रिएंट का मतलब होता है वेरी बैड पर्सन, विलेन, वेरी बैड पर्सन को बोलते हैं मिसक्रिएंट। अब इसको रूट से समझेंगे, मिस का मतलब होता है बैड, और क्रिएंट का क्रैड से बना है, क्रैड का मतलब होता है बिलीफ, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके, जो बहुत ही बुरा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मिसक्रिएंट। क्रैड वर्ड से और भी बहुत वर्ड्स बनते हैं, क्रेडुलस, क्रेडिबल, क्रेडो, ये भी मैंने यहाँ पर करवाऊंगी आपको, और एग्जाम में भी बहुत सारे वर्ड्स क्रेड पे आए हुए हैं। यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। मिसक्रिएंट्स को शिफ्ट किया गया दूसरी बिल्डिंग, वर शिफ्टेड क्या है स्टूडेंट, पैसिव। मिसक्रिएंट को शिफ्ट किया गया है, और एंड वॉज कीपिंग इन कस्टडी बाय द पुलिस, और वो पुलिस के द्वारा किस में है, कस्टडी में रखा गया है, रखा गया है। तो अगर आप पैरेलल कंस्ट्रक्शन से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू पैरेलल कंस्ट्रक्शन, राइट, पैरेलल कंस्ट्रक्शन से देखते हैं तो यहाँ पर पैसिव बन रहा है, मिसक्रिएंट सब्जेक्ट है, यहाँ आगे भी बात किसकी हो रही है, मिसक्रिएंट्स की हो रही है। तो सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू पैरेलल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी क्या बनेगा, पैसिव। ठीक है, पैसिव की अगर बात करें, ये तो एक्टिव हो गया, ये भी एक्टिव है। पैसिव में देखो, वर्ब कैप्ट भी पैसिव है, वॉज कैप्ट भी पैसिव है, दोनों पैसिव है। बट यहां जो सब्जेक्ट गिवन है आपको मिसक्रिएंट्स, वो कैसा है स्टूडेंट, प्लूरल। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ वॉज कैप्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, वर कैप्ट। क्लियर, वर शिफ्टेड और वर कैप्ट अकॉर्डिंग टू पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरह यूज होता है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये सारा आपको न्यून क्लासेस पे जाइए, आपको न्यून क्लासेस पे पैरेलल कंस्ट्रक्शन की फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपके पास में जंबल क्लोज टेस्ट बुक है तो वहां पर भी मैंने पैरेलल कंस्ट्रक्शन को बहुत डिटेल से समझाया है। जंबल में मैंने पैरेलल कंस्ट्रक्शन की एक चेकलिस्ट भी दी है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, क्रैड का मतलब क्या होता है, बिलीफ, बिलीव, ट्रस्ट, क्रेडिट विश्वास। ठीक है, क्रेडिटेबल, इस पे विश्वास किया जा सके। क्रेडिटर जो विश्वास करके पैसे देता है। अक्रेडिट जिसको विश्वास के बेसिस पे कोई मान्यता दे दी जाए। अक्रेडिटेशन देखो, ये वाला क्या है, वर्ब, ये क्या हो गया, नाउन। क्लियर, डिस्क्रेडिट जिस पे विश्वास नहीं करना, मतलब नॉट बिलीव ऑन समथिंग, किसी को रिजेक्ट करना कि भाई इस पे विश्वास नहीं करना। क्रेडो जो सेट ऑफ बिलीव्स है, सिद्धांत है, उसके लिए क्या आता है, क्रेडो या क्रीड। ये भी देखो CHSL 2017 में पूछा गया है।
ये सारे वर्ड्स आपको मेरी वर्ड पावर वाली बुक में मिल जाएंगे। वर्ड पावर में आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्रेडेंस, जैसे कोई चीज़ जो हमें जो बात बताएगी उस पर विश्वास देने के लिए, जब हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पे ये था, राजा जय सिंह था, ये गढ़ थे, तो वो उसका विश्वास करने के लिए स्टोरी जो हमें बताई जाती है उसके एविडेंस भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आमेर है, नाहरगढ़ है, वो उनके प्रमाण देते हैं, तो ये क्रेडेंस हो गया, राइट। और क्रेडेंशियल्स, दस्तावेज जो हमें विश्वास दिलाए, कैसे, जैसे कोई इंसान रेस में जीता, वो उसको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा तो तभी उसका वो क्रेडेंशियल होगा कि हाँ मैंने रेस में ये प्राइज जीता है, तो उसका क्रेडेंशियल क्या है, ये सर्टिफिकेट है। तो विश्वास करने के लिए जो चीज़ दी जाए, कोई एविडेंस हो, उसके लिए क्या आ जाएगा, क्रेडेंशियल। कोई स्टोरी आपको विश्वास दिलाए किसी चीज़ की, तब वो क्या हो जाएगा, क्रेडेंस। नेक्स्ट, क्रेडिबल, क्रेडिबल जिस पे विश्वास किया जा सके, क्या हो जाएगा, क्रेडिबल, विश्वास करने लायक। ये 2016 में 14 ये इतनी बार एग्जाम में रिपीटेडली ये पूछा गया है, ठीक है। बिलीवेबल, रिलायबल, ये देखो 2013 में, यूडीसी में, सीजीएल 2014, एनडीए, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल क्या है, जो इतना शानदार है कि उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, अविश्वसनीय। क्यों, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। नॉट बिलीवेबल, नॉट बिलीवेबल भी थोड़ा पॉजिटिव सेंस में है, जिस पे विश्वास करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत अमेजिंग है, अस्टाउंडिंग है, अनबिलीवेबल है, हार्ड टू बिलीव है, वो क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल। इसका एंटोनिम क्या बना, क्रेडिबल या बिलीवेबल। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार। नेक्स्ट, क्रेडुलस, क्रेडुलस जो सीधा साधा भोला बाला है, जो हर किसी की बातों में आ जाता है, हर किसी पे विश्वास कर लेता है। गलीबल, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ट्रस्टफुल, अपोजिट बन जाएगा इनक्रेडुलस। इन क्या होता है, नॉट। ये सारे वर्ड्स आपको वर्ड पावर में मिल जाएंगे। इनका मतलब नॉट, जो जल्दी ही किसी की बातों में नहीं आता है, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करता है, वो क्या हुआ, इनक्रेडुलस। मिसक्रिएंट, अभी अभी हमने किया, मिस मतलब बैड, क्रेड माने बिलीव, जो बैड पर्सन है, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, जो विलन है, वो क्या होता है, मिसक्रिएंट। क्लियर। रिक्रिएंट की बात करें, री का मतलब बैक और क्रेड माने बिलीफ, ट्रस्ट, जिसने ट्रस्ट को वापस ले लिया है, मतलब हमने विश्वास किया लेकिन उसने हमारे साथ में विश्वासघात कर दिया है, वो क्या हो जाएगा, रिक्रिएट। फेथलेस, डिसलॉयल। क्लियर। तो ये सारे वर्ड्स आपको रूट पावर, जो मेरी वर्ड पावर बुक है उसमें मिल जाएंगे। आराम से तसल्ली से आप सारे वर्ड्स पढ़ लेना, वन बाय वन। बहुत इजी डेफिनेशन दी हुई है, सारे सिनोनिम, एंटोनिम भी दिए हैं, हिंदी मीनिंग भी दिया है, इंग्लिश मीनिंग भी दिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दिए हैं, सब कुछ उसमें गिवन है, आपको जस्ट पढ़ना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 46। The advertising industry wants us to believe that buy more stuff will make us happier. एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री चाहती है कि हम विश्वास करें कि ज़्यादा स्टफ खरीदना हमें ज़्यादा खुश करेगा, विल मेक अस हैप्पियर, राइट। तो खरीदना, क्या बात हो रही है, खरीदने की बात हो रही है। तो खरीदने के लिए जरंड फॉर्म हम यूज करेंगे बाइंग। क्या आएगा, बाइंग, बाइज नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, क्या लेंगे, खरीदना, खरीदने का एक्शन करना, बाय करने का एक्शन करना, क्या हुआ, बाइंग, बाइंग, बाइंग करना, मोर स्टेप हमें हैप्पियर करेगा। नेक्स्ट 47। A school teacher earns fewer salary from a college lecturer. कॉलेज लेक्चरर के ये बोलना है कि स्कूल टीचर जितना अर्न करता है वो कॉलेज लेक्चरर से उसकी सैलरी क्या होती है, किसकी सैलरी ज़्यादा होगी, कॉलेज वाले की होगी, स्कूल वाले की कम होगी। तो कम के लिए फ्यूअर नहीं आ सकता, ठीक है। हम बताना चाहते हैं कि ये एक लेवल है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज लेक्चरर की सैलरी हुई 50,000 और स्कूल लेक्चरर की सैलरी हुई 30,000, तो ये इससे ये अमाउंट इससे क्या है, कम है, कम है ना। तो उस अमाउंट, एक लेवल को कम बताने के लिए हम यूज करते हैं लो, और लो की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या बनती है, लोअर। अ लोअर सैलरी देन अ कॉलेज लेक्चरर, यानी अ स्कूल टीचर अर्न्स अ लोअर सैलरी देन अ कॉलेज लेक्चरर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द वर्कर्स यूनियन हैज थ्रेटन्ड for going to indefinite strike.
वर्कर्स की यूनियन जो है थ्रेटन्ड फॉर गोइंग टू, इंडेफिनेट मतलब जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ऐसी स्ट्राइक पे चली जाएगी। इंडेफिनेट मतलब नॉट फिक्स, नॉट डेफिनेट, ठीक है, नॉट फिक्स या नॉट डेफिनेट, ठीक है। यहां देखो थ्रेटन्ड जो है, थ्रेटन्ड के बाद में फोर नहीं आता है। थ्रेटन्ड की स्ट्रक्चर क्या होती है? थ्रेटन्ड टू डू समथिंग, क्या होती है? थ्रेटन्ड टू डू समथिंग, क्लियर। तो यहां पर क्या आएगा? थ्रेटन्ड टू गो ऑन, क्या आएगा? थ्रेटन्ड टू गो ऑन एन इंडेफिनेट स्ट्राइक, क्लियर। नेक्स्ट 49, sometimes the family liking to play a game together after dinner। ये बोलना चाह रहा है कि कई बार, ओकेजनली कई बार जो फैमिली है वो पसंद करती है कि वो साथ में बैठकर डिनर के बाद में गेम खेलती है, ठीक है। यहाँ देखो तो आर लाइक तो नहीं हो सकता, आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए ऐसा कोई भी टेंस नहीं है। लाइकिंग अकेला आया है, यहाँ इसकी कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस भी सही नहीं है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब इन दोनों सेंटेंस, ये अच्छा क्वेश्चन था, इन दोनों सेंटेंस में एक ही डिफरेंस है, यहाँ सम टाइम्स आया है, यहाँ सम टाइम आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट समझेंगे ये इन दोनों में राइट आंसर ए होगा। कैसे होगा? समटाइम्स का मतलब होता है ओकेजनली, जब कोई काम आप ओकेजनली करते हो, ठीक है। जैसे मैं यूजुअली गाड़ी से जाता हूँ, आई यूजुअली गो बाय कार, ठीक है। अगर मैं यूजुअली जाता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं यूजुअली गाड़ी से जाता हूँ, आई यूजुअली गो बाय कार। लेकिन अगर मैं ओकेजनली गाड़ी से जाता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? हम, अगर हम ओकेजनली गाड़ी से जाते हैं तो क्या बोलेंगे? वी समटाइम्स गो बाय कार। अगर हम रोजाना यूजुअली गाड़ी से जाते हैं, कभी 1-2% ऐसा हुआ कि बाइक से गए, तब तो क्या लेंगे? वी यूजुअली गो बाय कार। और हम कभी कभी गाड़ी से जाते हैं तो वो क्या बोलेंगे? वी समटाइम्स गो बाय कार, यानी कभी, ओकेजनली, कभी कभी, क्लियर। सम टाइम होता है कि कोई फिक्स टाइम जब जो आपको याद नहीं है, मतलब मैं उससे मिला था, मैं उससे गर्मियों में सम टाइम मैं उससे एक टाइम पे मैं उससे मिला था, लेकिन वो टाइम जो है वो आपको फिक्स टाइम याद नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या आता है? सम टाइम, कोई टाइम जिससे आप कभी किसी से मिले थे लेकिन आपको उसका एक फिक्स टाइम याद नहीं है, तो गर्मियों में मिला था एक दिन एक टाइम पे, तो क्या हो गया? सम टाइम, क्लियर। नेक्स्ट, had you not interfering in my affairs I would have been in the US now। ये कंडीशन है स्टूडेंट अनफुलफिल्ड कंडीशन। क्या है? अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन क्या होती है? ऐसी कंडीशन जिसमें कंडीशनल पार्ट आता है पास्ट परफेक्ट में, और मेन पार्ट जो रिजल्टेंट पार्ट है वो आता है मॉडल परफेक्ट इन इट्स पास्ट फॉर्म। मॉडल परफेक्ट की पास्ट फॉर्म, यानी कि वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब थर्ड, वुड, कुड, शुड, माइट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है। अब देखो ये बोलना चाह रहा है कि हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग, यहां पर आएगा हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड, यानी हैड प्लस वर्ब थर्ड। कई बार यहाँ इन्वर्जन भी अप्लाई करा, जैसे यहाँ इन्वर्जन अप्लाई किया हुआ है, इफ को हटा दिया है, ठीक है। कंडीशनल पार्ट में इफ को हटा दिया है, यहाँ पर हैड ही इफ का काम कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है? हैड ही इफ का काम कर रहा है, जब हम हैड को पहले ले आते हैं, क्लियर। तो हैड यू नॉट इंटरफेयर, राइट आंसर क्या होगा? हैड यू नॉट इंटरफेयर। अगर तुमने इंटरफेयर नहीं किया होता, अगर मेरे अफेयर्स में तुमने इंटरफेयर नहीं किया होता तो मैं आज यूएस में होता। वुड हैव बीन, ये वाली स्ट्रक्चर है मॉडल परफेक्ट की, मॉडल परफेक्ट इन इट्स पास्ट फॉर्म, लेकिन पास्ट फॉर्म में ये वाली स्ट्रक्चर है स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब अलोन। कैसी है? हेल्पिंग वर्ब अलोन,
कैसी स्ट्रक्चर है? हेल्पिंग वर्ब अलोन। हेल्पिंग एक्टिव पैसिव को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। जो बच्चे रट के बैठते हैं कि वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, वो यहाँ परेशान हो जाते हैं। यहाँ देखो, मैं यूएस में होता, यानी कि ये जो है ये कोई एक्शन नहीं कर रहा, अवस्था बता रहा है। अगर तुम मेरे अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते तो मैं यूएस में होता, राइट। तो होता के लिए क्या आया है? वुड हैव बीन, यानी हेल्पिंग वर्ब अलोन, क्योंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब एक्शन होता तो हम क्या लेते हैं? वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है, और जब अवस्था बताई जाती है तो क्या लेते हैं? वुड हैव बीन। नेक्स्ट 51, a heavy fine will be inflicted with them if they do not pay the taxes in time। ये भी सेंटेंस देखो स्टूडेंट, ओपन कंडीशन का सेंटेंस है। इफ के बाद वाला पार्ट ये प्रेजेंट सिंपल में है। अगर वो टैक्सेस टाइम पर पे नहीं करेंगे तो करते हैं तो उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। सेंटेंस कैसे है? ये फ्यूचर का टेंस, फ्यूचर का सेंटेंस है, और कैसा है? पैसिव है। कैसा है? पैसिव। तो स्ट्रक्चर तो सही है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इन्फ्लिक्टेड के बाद विद नहीं आता। इन्फ्लिक्टेड के बाद में, इन्फ्लिक्टेड समथिंग के बाद ऑन या क्या आता है? इन्फ्लिक्टेड समथिंग ऑन या अपॉन का यूज किया जाता है। ऑन या अपॉन समथिंग, क्लियर। इन्फ्लिक्टेड के बाद में विद प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा, फॉर प्रपोजिशन का भी यूज नहीं होगा, ऑफ प्रपोजिशन का भी यूज नहीं होगा। क्या आएगा? ऑन या अपॉन। सो राइट आंसर हियर इज डी। क्लियर। नेक्स्ट 52, according to J. Krishnamurti, education is not about having a career but about being able to look, observation and listen। ये अगेन ये कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ अच्छा यहाँ आपको अंडरलाइन नहीं करके दिया हुआ है, यहाँ अंडरलाइन है ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो कि जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? नाउन है। ये लुक क्या है? वर्ब है। और लिसन भी क्या है? वर्ब। तो बीइंग एबल टू लुक, टू और टू, ठीक है, ये तीनों जो वर्ब है इसी कंटेक्स्ट में एक साथ बोली गई है कि देखना, ऑब्जर्व करना, सुनना, ठीक है। तो तीनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच, तीनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तीनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए? सेम। तो लुक, ऑब्जर्व एंड लिसन। सो राइट आंसर इज ऑब्जर्व। क्या आएगा? ऑब्जर्व। समझ में आया कि तीनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो, एबल टू लुक, ऑब्जर्व एंड लिसन। नेक्स्ट 53, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटर किंग ऑफ इंडिया। देखो, पहली चीज जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार आ रही है, वो क्या है कि वन ऑफ के बाद में ऑलवेज प्लूरल नाउन आएगा, तो ये तो गलत है, ठीक है। अब दूसरी बात करें, वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, और यहाँ पर जो डिग्री है वो आएगी सुपरलेटिव। अगर कभी हमें एडजेक्टिव यूज करना पड़े तो कैसा आएगा? सुपरलेटिव। कंपैरेटिव, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, नहीं आएगी। कौन सी डिग्री आएगी? सुपरलेटिव। द ग्रेटेस्ट किंग, ठीक है। अशोका जो महान किंग्स थे उनमें से कौन है? एक अशोका था। क्लियर। वन ऑफ द का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत बार एग्जाम में आया है, आपको याद रखना है। वन ऑफ द के बाद में नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, और एडजेक्टिव की अगर कोई फॉर्म आएगी तो वो सुपरलेटिव आएगी। नेक्स्ट 54, जस्ट लाइक अ स्पाइडर, स्पाइडर की तरह, दैट स्पिन इट्स ओन वेब, जो अपने खुद के जाल को बुनती है और बाद में डिस्ट्रॉय कर देती है, लेटर डिस्ट्रॉयज इट। ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो, स्पाइडर को किसके साथ में रिलेट कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वेब ऑफ डिजायर्स दैट एनगल्फ्स इट। एनगल्फ्स मतलब जो हमारे चारों तरफ हम बना लेते हैं जाल, ठीक है, जो हमारे इच्छाओं का जो एक जाल बना लेते हैं। एनगल्फ्स का मतलब होता है सराउंड करना, किसी चीज से कवर होना। तो यहाँ देखो,
स्पाइडर अपना खुद का जाल बनाती है और बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ह्यूमन बींग्स क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? प्लूरल। ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी डिस्ट्रॉय कर सकता है द वेब ऑफ डिजायर, जो उसके डिजायर का जाल, जो डिजायर का जाल। क्लियर? तो यहाँ देखो दैट एंगल्स इट, तो इट जो गलत है क्योंकि यहाँ पर इट कौन है? ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स क्या है? प्लूरल नाउन है, तो इट नहीं आएगा, इट की जगह क्या आना चाहिए? दैम। समझ में आया कि ह्यूमन बींग्स को वो ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वेब, ह्यूमन बींग्स को भी वो जाल डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, वेब ऑफ डिजायर दैट एनगल्फ्स देम, जो उसने अपने आप के चारों तरफ कवर कर रखा है। तो दैम इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के लिए आएगा दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, unless someone makes a complaint they will not clear the garbage from the street। जब तक कि कोई कंप्लेंट नहीं करता है वो गार्बेज को स्ट्रीट से क्लियर नहीं करते हैं। तो ये सेंटेंस अगेन क्या है? ओपन कंडीशन का सेंटेंस है। अनलेस के बाद वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट सिंपल में आया है और रिजल्टेंट क्लोज किस में आया है? फ्यूचर सिंपल में। तो कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो अनलेस जब तक कि कोई कंप्लेंट नहीं मेक करता है तब तक कि गार्बेज क्लियर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग ऑन दिस बेंच? तुम इस बेंच में पे कब से बैठे हुए हो? क्लियर? तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो हैव बीइंग प्लस वर्ब आईएनजी, ये कोई स्ट्रक्चर इंग्लिश में नहीं होती है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर क्या होती है? हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी। क्लियर? तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहां पर इन दोनों सेंटेंस में बीन प्लस वर्ब आईएनजी है। अब देखो यहां पर राइट आंसर होगा STTING, सिटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी पर्सन के सीट पे बैठे होने की बात हो रही है। ठीक है, जब भी किसी इंसान के किसी सीट पे बैठने की बात करते हैं तो सिट जो वर्ब है उसको यूज किया जाता है। क्लियर? सीट की बात करें तो सीट नाउन होता है, जो बैठने की सीट होती है, और सीट जब वर्ब बनता है तो किसी इंसान को सीट देने की बात की जाती है। जब किसी इंसान को सीट देने की बात होती है तब क्या आता है? SEATING, रिक्वेस्ट करना, असर करना कि सीट ले लो, तो क्या आएगा? सिटिंग। क्लियर? और सिटिंग जो है वो नाउन भी होता है। ठीक है, सिटिंग क्या होता है? नाउन भी होता है। कौन सा? SEATING। इसका मतलब कि जो किसी ऑडिटोरियम की, किसी थिएटर की जो सिटिंग कैपेसिटी होती है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, तो उसके लिए भी क्या आता है? STAING, सिटिंग। क्लियर? अब एक बात अब आपको बताना है, एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर क्या आएगा? SI, किसी के पर्सन के बैठे रहने की बात है तब क्या आएगा? SITTING, सिट एज अ वर्ब। अब बात करते हैं सिटिंग या सिटिंग ऑन अ फेंस। ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि न्यूट्रल रहना, कोई भी पक्ष, किसी का भी पक्ष नहीं लेना, न्यूट्रल रहना। ठीक है, रिमेन न्यूट्रल, न्यूट्रल रहना, किसी की भी साइड नहीं लेना के लिए क्या आइडियम आता है? सिटिंग ऑन अ फेंस। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इस केस में ये वाला सिटिंग आएगा SEITNG या SITTING, कौन सा सिटिंग यूज होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट 57, दिस इज द स्टूडेंट विच वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेसिटेशन। रेसिटेशन क्या होता है? कोई जो पोइट्री होती है उसको ऑडियंस के सामने सुनाना। ठीक है, तो यहाँ देखो स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट क्या है? नाउन है,
और कैसा नाउन है, पर्सनल नाउन है, पर्सन के लिए यूज हुआ है, स्टूडेंट पर्सन के लिए आएगा, ठीक है। विच जो है वो पर्सन के लिए यूज नहीं होता, विच किसके लिए यूज होता है, थिंग्स या एनिमल्स के लिए, तो विच नहीं आएगा, ठीक है। हुज आता है पोजेशन के लिए, तो यहाँ पोजेशन की कोई बात नहीं हो रही है। पर्सन के लिए यूज होता है हुम या हु। हुम कौन सी फॉर्म है रिलेटिव प्रोनाउन की, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। हुम कौन सी फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव, और हु कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव। हु कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, और हुम कौन सी फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव। यहां पर वर्ब आई है, वर्ब किसके बाद आती है, सब्जेक्ट के बाद। सो राइट आंसर इज सी। क्या आएगा, सी। क्या बनेगा, दिस इज द स्टूडेंट हु वोन, ये वो स्टूडेंट है जिसने जीता है फर्स्ट प्राइज, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए क्या यूज होगा यहाँ पर, हु, और उसके बाद में वर्ब क्या आ जाएगी, वोन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. The migrant said that he did not planning to come back to the city for quite some time. अब देखो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, डिड नॉट प्लानिंग, डिड के साथ में ये फॉर्म, ये स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बनती है। डिड के साथ में क्या आता है, डू, डज, डिड। अभी अभी इसी क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, ये वही कॉन्सेप्ट है। डू डज के साथ में ऑलवेज वर्ब फर्स्ट आएगी, तो डिड नॉट प्लान इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो भी हमारा कंटेंट है पैरेलल कंस्ट्रक्शन का, इन्वर्जन, जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन है, इन्वर्जन है, टेंस के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं लगातार, ये सारा कंटेंट आपको फ्री स्टडी मटेरियल में नियॉन क्लासेस की ऐप पे मिल जाएगा। ये ऐप आपको ज़रूर इंस्टॉल करनी चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि किस लेवल का कॉन्टेंट नियॉन प्रोवाइड कर पा रहा है। कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, आप इस कंटेंट को ज़रूर कंपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. रिगार्ड ऑफ वेदर द स्टूडेंट्स वर रेडी और नॉट। वेदर और नॉट की स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी कि स्टूडेंट्स रेडी हैं या नहीं है। द टीचर अनाउंस्ड द डेट्स ऑफ द टेस्ट। टेस्ट की डेट तो बहुत कम बच्चों को पसंद होती है, टीचर को टेस्ट की डेट अनाउंस करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो बच्चों की बात पे ध्यान नहीं देते हुए टीचर ने कि बच्चे रेडी हैं या नहीं है, टीचर ने टेस्ट की डेट को अनाउंस कर दिया, ठीक है। तो रिगार्ड नहीं आएगा, यहाँ आएगा रिगार्डलेस। रिगार्डलेस जो इस कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को सेटिस्फाई कर रहा है, पेइंग नो अटेंशन, ठीक है, अटेंशन नहीं देते हुए। क्योंकि बच्चे से पूछे अब तैयार हो गया, नहीं मैम 2 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन का टाइम दे दो, अभी तक तो हम तैयार नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए टीचर ने कुछ नहीं पूछा और ध्यान भी नहीं दिया। क्लियर। उसने क्या किया, सीधा ही टेस्ट की डेट को अनाउंस कर दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर। व्हाट्सोएवर नहीं आएगा क्योंकि और नोट, वेदर और नोट की स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। रिगार्डिंग नहीं है, जबकि ध्यान नहीं दिया है, अटेंशन नहीं दिया है बच्चों की बात पे, तो क्या आएगा, रिगार्डलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. इफ अ पर्सन टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19, अगर एक पर्सन कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आता है, ही हैव टू आइसोलेट हिमसेल्फ, उसे खुद को आइसोलेट करना होता है इमीडिएटली, सो ही डज नॉट इन्फेक्ट अदर्स, ताकि वो दूसरों को इन्फेक्ट ना कर सके। क्लियर। अब यहाँ देखो ही के साथ में हैव दिया है, ये तो हो नहीं सकता। ही क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर, राइट। आइसोलेटेड की बात करें तो ये चला जाता है पास्ट में, जबकि सेंटेंस किस में बना हुआ है, इफ अ पर्सन टेस्ट पॉजिटिव डज नॉट, ये किस में है, प्रेजेंट में, तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पास्ट नहीं आ सकता, ठीक है। फिर यहाँ पर ही मस्ट हैव टू आइसोलेटेड, आगे हिमसेल्फ गिवन ही नहीं है, किसको आइसोलेट करना है, खुद को, किसको आइसोलेट करना है, खुद को, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा बी, he has to isolate himself immediately, ठीक है। he has, he के अकॉर्डिंग, he क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। नेक्स्ट 61. If you tries to dictate your terms, I don't think we can work together. अगर तुम अपनी टर्म्स को डिक्टेट करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि हम साथ में काम कर पाएंगे।
ये प्रेजेंट की स्ट्रक्चर है जो जीरो कंडीशन में होती है जनरली। यहाँ पर सिंपली आपको एरर समझ में आ गया होगा। यू कैसा है, प्लूरल नाउन है। यू के साथ में ऑलवेज वर्ब क्या आती है, प्लूरल। कैसी आती है, प्लूरल। तो ट्राइज क्या है, सिंगुलर है, ट्राइज को रिप्लेस करना पड़ेगा ट्राई से। इफ यू ट्राई, प्रेजेंट की स्ट्रक्चर रहेगी। इफ यू ट्राई टू डिक्टेट योर टर्म्स, आई डोंट थिंक वी कैन वर्क टुगेदर। क्लियर। यू के साथ में हमेशा कैसी वर्ब आती है, प्लूरल। नेक्स्ट 62, मोस्ट ऑफ अस हेजिटेट टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हैं। मोस्ट ऑफ अस, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस का मतलब क्या है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ है ये पर्सन के लिए, पीपल के लिए यूज हुआ है, ठीक है। मच तो अनकाउंटेबल के लिए आता है, जबकि पीपल क्या है, काउंटेबल। मोर यहाँ पर कोई कंपैरिजन है नहीं। लॉट्स और मैनी दोनों इस तरह से यूज नहीं होंगे। लॉट्स ऑफ अस या मैनी ऑफ अस, ठीक है। यहाँ ज्यादातर क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ बोलना चाहता है ज्यादातर लोग। तो ज्यादातर लोग, 100 लोग हैं उनमें से 80, 100 है तो उनमें से 80। तो मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर लोग अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने में हेजिटेट होते हैं। सो राइट आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट, मोस्ट ऑफ अस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 63, यू मस्ट रिटर्न बैक द बुक यू बोरोड लास्ट मंथ। तुमने जो बुक लास्ट मंथ बोरो की थी उसको रिटर्न करना है यहाँ। तो रिटर्न और बैक, रिटर्न के साथ में बैक का यूज नहीं होगा। रिटर्न के साथ में बैक का यूज सुपरफ्लुअस है। क्यों? क्योंकि रिटर्न करना मतलब वापस देना ही होता है, तो बैक को रिटर्न के साथ में यूज नहीं लेंगे। राइट आंसर होगा मस्ट रिटर्न। क्या आएगा? मस्ट रिटर्न। यू मस्ट रिटर्न द बुक यू बोरोड लास्ट मंथ। रिटर्न बैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न में बैक इंक्लूड है। नेक्स्ट है 64, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे। आज के लिए हमने अपना काम कर लिया है। सो लेट वी गो होम अर्ली टुडे। ठीक है, तो घर जल्दी जाने की बात हो रही है। लेट वी पढ़ने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। लेट के बाद में प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस आती है। कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव। वी कैसा है? सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी। आर कैसा है? पजेसिव। ठीक है, ठीक है, आर नहीं होगा। आर्स भी क्या है? पजेसिव। तो लेट के बाद जनरली क्या आती है प्रोनाउन की? ऑब्जेक्टिव केस। लेट अस गो होम, यहाँ पर वी ऑलरेडी गिवन है तो वी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? अस। लेट अस गो होम अर्ली टुडे, तो आओ चलो घर जल्दी चलते हैं। लेट्स बहुत आपने देखा होगा। लेट अस मूव, लेट्स गो, है ना। नेक्स्ट 65, These days wherever district courts are functioning, जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फंक्शन कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, हियरिंग्स इज लिमिट टू अर्जेंट मैटर। हियरिंग्स मतलब क्या है? सुनवाई। हियरिंग मतलब क्या होता है? सुनवाई। और इसका प्लूरल, इस केस में इसका प्लूरल भी बनता है हियरिंग्स। हियरिंग्स बनता है, ये काउंटेबल हो जाता है हियरिंग्स, राइट। हियरिंग्स क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ में वर्ब भी क्या आनी चाहिए? प्लूरल। तो इस तो नहीं आएगा, राइट, इज नहीं आएगा। अब यहाँ सेंटेंस देखो, वर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सेंटेंस आर फंक्शनिंग, सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में है, तो आगे वाला भी पार्ट अकॉर्डिंग टू द पैरेलल कंस्ट्रक्शन किस में आएगा? प्रेजेंट में आएगा। सो राइट आंसर इज डी, हियरिंग्स आर लिमिटेड। क्या बनेगा? हियरिंग्स आर लिमिटेड। नेक्स्ट 66, It was the biggest jump in earnings for me and I was delighted. Delighted मतलब very pleased, बहुत खुश, very happy। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे अर्निंग्स में सबसे बड़ा जंप था। सबसे बड़ा जंप था यानी जितने भी जंप मैंने अर्निंग्स में लिए, शुरू में मैंने 10,000 से स्टार्ट किया, 15 पे गया, 20, 25, लेकिन कोई आदमी सीधा 25 से 1 लाख पे पहुंच जाए तो ये बहुत बिगेस्ट जंप हो जाएगा उसकी लाइफ का। तो सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े के लिए क्या आता है? सुपरलेटिव। क्या आता है? सुपरलेटिव। इज नहीं आ सकता, हैज
नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। ठीक है, मैं बहुत खुश था क्योंकि ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा जंप था। तो इट वॉज द बिगेस्ट जंप इन अर्निंग्स फॉर मी एंड आई वॉज डिलाइटेड। क्लियर? नेक्स्ट 67, द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा बाय 9 AM टिल 11 AM। तो ये तो बिल्कुल ही absurd है। बाय 9 AM का मतलब होता है 9 बजे तक, और फिर अगेन टिल बोल रहा है 11 बजे तक, तो गलत है। मीनिंग क्या होना चाहिए? 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, 9 बजे से 11 बजे तक। तो सही क्या बनेगा? फ्रॉम 9 AM टू 11 AM, 9 बजे से 11 बजे, मतलब पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो फ्रॉम के साथ में यूज करते हैं टू। क्लियर? नेक्स्ट 68, डिड यू डू, क्या तुमने किया? व्हाट आई टेलिंग यू टू डू यस्टरडे, जो कल मैंने तुम्हें करने को कहा था, क्या वो तुमने किया? तो टेलिंग अकेला तो नहीं आ सकता, है ना। यस्टरडे किसको डिनोट कर रहा है? पास्ट को डिनोट कर रहा है। यस्टरडे किसको डिनोट करता है? पास्ट। यस्टरडे, अगो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये कहाँ आते हैं? पास्ट टेंस में आते हैं। तो एम नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये नहीं हो सकता। एक ही आंसर है, व्हाट आई टोल्ड यू। डिड यू डू, क्या तुमने किया? व्हाट आई टोल्ड यू टू डू यस्टरडे, जो मैंने कल तुम्हें करने को कहा था। यस्टरडे डिनोट्स पास्ट, तो पास्ट फॉर्म आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? टोल्ड। क्लियर? नेक्स्ट 69, डिस्पाइट लिविंग इन द सेम नेबरहुड, सेम नेबरहुड में रहने की बजाय वी ओनली डिड नॉट ग्रीट ईच अदर, हम एक दूसरे को ग्रीट, अभी भी हम लोग एक दूसरे को ग्रीट नहीं करते हैं। हम सेम नेबरहुड में रहते हैं फिर भी हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। फिर भी का भाव है, तो यहाँ ओनली तो नहीं होगा, हम केवल नहीं करते हैं, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अभी मेनली डिड नॉट गीच अदर, मेनली एक दूसरे को ग्रीट नहीं करते हैं, ये भी नहीं जम रहा। वी इवन डिड नॉट, नो, राइट आंसर होगा स्टिल। स्टिल में यहाँ पे डिस्पाइट का भाव इंक्लूड है कि अपन बोल रहे हैं फिर भी ऐसा नहीं करते हैं, एक जगह में रहते हैं, एक पड़ोस में रहते हुए भी एक दूसरे को ग्रीट नहीं करते हैं, राइट। तो क्या आएगा? स्टिल। क्लियर? नेक्स्ट 70, I would have told you if I received the medicines। ये तो मैंने इतनी बार करवा चुकी हूँ, इसी क्लास में ये कंडीशन बार बार आ चुकी है, अनफुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है, अनफुलफिल्ड है तो इफ से जुड़ा हुआ पास्ट परफेक्ट और बाहर में मॉडल परफेक्ट की पास्ट फॉर्म। तो यहाँ देखो ये मॉडल परफेक्ट आ गया, वुड हैव टोल्ड, यहाँ क्या आना चाहिए? आई हैड रिसीव्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई हैड रिसीव्ड। इफ के साथ जुड़ा हुआ पास्ट परफेक्ट, मेन पार्ट किस में आया? मॉडल परफेक्ट की पास्ट फॉर्म। अगर मैं मेडिसिन को रिसीव करता तो मैं तुम्हें बता देता। ठीक है, नेक्स्ट 71, मिस्टर शर्मा इज काइंड एज हिज फादर। हम बोलना चाहते हैं कि मिस्टर शर्मा उतने काइंड है जितने कि उसके फादर हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो जब दो लोगों को, टू पीपल को, टू पर्सन्स को, ठीक है, टू पीपल को, दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करना चाहते हैं तो एज लेते हैं। क्या लेते हैं? एज। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू आर एज टॉल एज योर ब्रदर, तुम इतने लंबे हो जितना कि तुम्हारा भाई है। ठीक है, तो कंपेयर कर रहे हैं किसको? यू को और यू के ब्रदर को। तो यू और यू के ब्रदर को कंपेयर किससे कर रहे हैं? एज से। तो सिमिलरली यहाँ पर देखो, मिस्टर शर्मा इज एज काइंड एज हिज फादर, उतने ही दयालु है जितने कि उनके फादर है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? एज। राइट। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, he won't come to the party unless you will invite him personally। ये अगेन ओपन कंडीशन के हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसी क्लास में कर लिए। कंडीशनल वर्ड से जुड़ा हुआ पार्ट आएगा पास्ट प्रेजेंट सिंपल में और मेन क्लोज आएगा फ्यूचर सिंपल में। वोंट क्या है? विल नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं वोंट,
ही विल नॉट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आएगा अनलेस, जब तक कि तुम उसे पर्सनली इनवाइट नहीं करो। अगर तुम उसको पर्सनली इनवाइट नहीं करोगे तो वो पार्टी में नहीं आएगा। तो तुम्हें पार्टी में बुलाना है तो उसको पर्सनली इनवाइट करना पड़ेगा। तो अनलेस यू विल नहीं आएगा, सिंपली क्या आएगा, इनवाइट। प्रेजेंट सिंपल विद फ्यूचर सिंपल। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।